गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? ऑल क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, सभी को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, वालेकुम अस्सलाम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है? ऑल क्लियर? कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? सब ठीक है? भालो भालो। सब अच्छा है, बढ़िया है। सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। जय भीम, जय भीम। परसों पटना में कौन कौन आ रहा? बहुत दिनों से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। इंडियन सोसाइटी पढ़ा दिया, सोशल जस्टिस पढ़ा दिया, इंटरनल सिक्योरिटी भी ऑलमोस्ट, आंतरिक सुरक्षा भी आपका लगभग खत्म हो चुका है। परसों पटना के सेमिनार में कौन कौन आ रहा है? क्योंकि मुझे परसों पटना जाने का मौका मिला है, तो मैं यहां से आप लोगों को देखता हूं। शायद आप लोगों से मिलने का सौभाग्य मुझे हो, आमने सामने आप लोगों से मुलाकात हो। मैं चाहूंगा कि पटना में मैं आप लोगों से मिलूं। कौन कौन है? जो है वो आई लिखे, लंबा चौड़ा लिखेगा तो समझ में नहीं आएगा। आई 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 लिखना शुरू करे तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारे क्लास में पटना वाले कितने हैं और पटना में कौन कौन आ रहा है परसों के सेमिनार में। पता ही होगा आपको। नहीं बच्चा, जो मिर्जापुर से है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बस जो पटना वाले हैं आई लिखो। कई बार आई मत लिखो बच्चा, एक ही बार लिखो। आई 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 आई। वाह, मतलब मुझे लग रहा है आप लोगों से मुलाकात होगी। मैं आपके चेहरे को नहीं पहचानता हूं। कई बार होता रहा है मेरे साथ, अचानक कहीं पर कोई बच्चा मिल गया, उसने हमें नमस्कार किया लेकिन मैं पहचाना नहीं कौन है भाई। वो बताता है कि मैं आपका ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का स्टूडेंट हूँ, जीएस का स्टूडेंट हूँ। मैं पहचानता हूँ, समझ जाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि परसों हमारे अपने कुछ बच्चे मिलेंगे मुझसे, मुलाकात शायद हो जाए। जो जो आएगा उनसे तो मुलाकात जरूर होगी। हम लोग परसों मिल रहे हैं बच्चा, ठीक है? आज पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, परसों सुबह पटना रहूंगा सेमिनार में, और परसों रात को मैं लौट आऊंगा और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास अपना कंटिन्यू करेंगे। ओके? एक बच्चा बोल रहा हमें निमंत्रण नहीं मिला। मिला है बच्चा, निमंत्रण मन से दो और मन से स्वीकार करो। मन से चले आओ, क्या दिक्कत है? जो बच्चे यूपी के हैं, दूर के हैं, उनके लिए नहीं, पर जो बच्चे वहां के हैं उनसे तो मुलाकात जरूर होगी, ठीक है? चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आपके सिलेबस में है, याद होगा, डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म याद आ रहा सिलेबस में? इस सिलेबस का पहला लाइन यही है बच्चों। सिलेबस का फर्स्ट लाइन है डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म के ऑलमोस्ट ढेर सारे रूप हम लोगों ने देख लिया। टेररिज्म देख लिया, एक्सट्रीमिज्म का ही एक रूप है। टेररिज्म के साथ ऑर्गेनाइज क्राइम के लिंकेज को भी देख लिया हम लोगों ने।
ऑर्गेनाइज क्राइम को भी हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म के एक रूप को, और वह रूप है नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद। क्योंकि नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद का सीधा संबंध डेवलपमेंट से है। नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद का सीधा संबंध डेवलपमेंट के पूंजीवादी मॉडल से है। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी का क्लास याद होगा, जब मैं ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया था, वैश्वीकरण का प्रभाव, उस समय मैंने विकास की संकल्पना को आपके सामने रखा था। और सोशल जस्टिस में भी शुरुआत करते समय मैंने विकास की संकल्पना को आपके सामने रखा था। विकास क्या है? उत्पादन में वृद्धि, आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा के स्तर में सुधार, उपभोग के स्तर में सुधार, परिवर्तन की इसी प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। डेवलपमेंट परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जहां उत्पादन खूब बढ़ता है, आय के स्तर में सुधार होता है, उपभोग के स्तर में सुधार होता है, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होता है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। शिक्षा के स्तर में सुधार होता है। अगर ऐसा कहीं पर भी किसी भी समाज में हो रहा है तो हम कहते हैं विकास हो रहा है। और इन सभी संदर्भों में जो समाज सबसे ऊपर है, हम उसको विकसित समाज कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। जो सबसे नीचे है, हम उसको अविकसित देश कहते हैं। जो प्रोसेस में है, हम उसको विकासशील देश कहते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने दोबारा आपको बताया। विकास के इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए? विकास के इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए? विकास के इस लक्ष्य की प्राप्ति का तरीका क्या हो? इस संदर्भ में दो मॉडल प्रचलित रहे हैं। पूंजीवादी मॉडल शुरू में आया, पूंजीवादी मॉडल की आलोचना हुई, समाजवादी मॉडल आया, और फिर दोनों का एक मिक्स रूप आया, जिसको हम मिश्रित मॉडल के नाम से जानते हैं। ये क्लियर है? यही है विकास। विकास का पूंजीवादी मॉडल, विकास का समाजवादी मॉडल और विकास का मिश्रित मॉडल। जब मशीनों से उत्पादन होने लगा, औद्योगिक क्रांति हुई, ढेर सारा उत्पादन होने लगा, तब परिवर्तन की इस प्रक्रिया में विकास की संकल्पना को यूज किया जाने लगा। विकास की संकल्पना सबसे पहले इकोनॉमी में आई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति समाज के इकोनॉमिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक एरिया में होने वाला बदलाव था। मानव समाज के इकोनॉमिक फील्ड में एक बड़ा बदलाव, जहां कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तरफ समाज परिवर्तित हुआ, अर्थव्यवस्था परिवर्तित हुआ। क्लियर? यही है डेवलपमेंट, और टॉपिक है डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद का प्रसार। डेवलपमेंट दिमाग में है, डेवलपमेंट से उग्रवाद का क्या संबंध है, डेवलपमेंट से उग्रवाद के प्रसार का क्या रिलेशन? यह है आपका टॉपिक। और इस टॉपिक पे जब हम विचार करते हैं, इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, इस टॉपिक का डायमेंशन क्या है, इस टॉपिक में क्या जानने की अपेक्षाएं की जा रही है, तो जो निकल करके सामने आता है बच्चा, वो आपके सामने है स्क्रीन पर। आजादी के बाद हमने, भारत ने भी विकास के लक्ष्य को लक्षित किया। हमारे नेताओं ने डिसाइड किया कि भारत को विकसित भारत बनाना है, विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। फिर हमारे नेताओं ने कहा कि विकास के इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। उस समय दुनिया में लगभग सभी देश विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर थे, लगे हुए थे। 1750 की औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में पूंजीवादी मॉडल के तहत विकास की प्राप्ति की प्रक्रिया शुरू थी, और उसके नकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगे थे। क्योंकि पूंजीवादी मॉडल से जब विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, तो एक लाभ होता है और एक नुकसान होता है।
लाभ होता है कि इससे विकास की गति तीव्र हो जाती है पूंजीवादी मॉडल में, और नुकसान होता है कि इससे विषमता में वृद्धि होती है, शोषण में वृद्धि होती है। एक वर्ग बहुत आगे विकसित हो जाता है तो दूसरा वर्ग पीछे रह जाता है, गरीबी बेरोजगारी बढ़ती है। ये विकास के पूंजीवादी मॉडल का नुकसान है। यूरोप में इसी पूंजीवादी मॉडल के तहत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास हुआ और वहां विकास की दर बहुत तीव्र रही, लेकिन विकास ने विषमता को जन्म दिया। इस विकास के मॉडल की आलोचनाएं होने लगी और फिर कुछ लोगों ने विकास के इस ऐसे मॉडल की वकालत की जो सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित हो, जो समानता के मूल्यों पर आधारित हो, जहां विकास में बराबरी हो, जहां कुछ का विकास नहीं हो, सबका विकास हो, सामाजिक न्याय से युक्त विकास हो। विकास के इस मॉडल को समाजवादी मॉडल कहा गया। बच्चा 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है, लेनिन के नेतृत्व में क्रांति होती है, और इसके बाद रूस में इस समाजवादी मॉडल को अपनाया जाता है। बट समाजवादी मॉडल के भी लाभ हैं। इसमें सामाजिक न्याय, विकास का लाभ सबको मिलता है, लेकिन समाजवादी मॉडल का एक बहुत बड़ा नुकसान रहा है बच्चा कि इसमें विकास की गति बड़ी धीमी होती है। जैसे भारत में सरकारी क्षेत्र कह सकते हो, समाजवादी मॉडल, यहां श्रमिकों की सुरक्षा तो रहती है, लेकिन सरकारी काम सरकारी अंदाज में चलता है, विकास की गति धीमी होती है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने विकास के इस दोनों मॉडल को देख लिया था, दोनों मॉडल के लाभ को देख लिया था, दोनों मॉडल के नुकसान को देख लिया था। इसलिए हमें विकास के लक्ष्य को हमने तो स्वीकार किया, लेकिन विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो तरीका हमें स्वीकार करना चाहिए था, उसमें हमने एक ऐसे तरीके पर बल दिया जिसमें दोनों मॉडल का लाभ और उपलब्ध हो और दोनों मॉडल के हानियों से बचा जा सके। और इसका एक ही तरीका था, दोनों को मिक्स करके यूज किया जाए। इसको मिश्रित मॉडल। आजादी के बाद भारत में मिश्रित मॉडल को अपनाया गया और मिश्रित मॉडल के साथ विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास शुरू किया गया। इसमें बहुत ज्यादा गहराई में मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इसको पूरा अच्छा से मैंने आपको समझा दिया। मिश्रित मॉडल के तहत आजादी के बाद विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास किया गया, परंतु हमारा मॉडल जो था वो समाजवाद की तरफ झुका हुआ। मिश्रित मॉडल में 100% बराबर में नहीं था, लेकिन कहोगे क्या पूंजीवाद की तरफ झुका हुआ था? नहीं, बिल्कुल बीच में था नहीं, समाजवाद की तरफ झुका हुआ था। यस, समाजवाद की तरफ झुका हुआ था। रिजल्ट, विकास की इस प्रक्रिया में बराबरी तो रही, लेकिन विकास की इस प्रक्रिया ने कहीं ना कहीं विकास की गति को जरूर धीमा कर दिया। मैंने आपको बताया था कि 1980 तक आते आते हमारा ग्रोथ रेट घट करके 3.5 तक गिर गया, और तब फाइनली जाकर के 1991 में हमने अपने डेवलपमेंट पॉलिसी को चेंज किया, विकास नीति में परिवर्तन किया, और विकास नीति में परिवर्तन के बाद हमने एक ऐसे विकास के मॉडल की तरफ झुक गए जिसको पूंजीवाद कहा जाता है। यानी हम समाजवाद से अब पूंजीवाद की तरफ झुक गए, निजीकरण पर बल दिए, उदारीकरण पर बल दिए, और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया। इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा गया, आर्थिक सुधार कहा गया। इसको एलपीजी भी कहा जाता है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। कुल मिला के हम कहें तो हमने विकास के पूंजीवादी मॉडल की तरफ अपनी नीति को झुका दिया। रिजल्ट जो पूंजीवाद के रिजल्ट होते हैं, ग्रोथ रेट तीव्र हुआ, 8% तक विकास का दर गया, बट विकास में विषमता में वृद्धि हुई। विकास संतुलित नहीं रहा, विकास असंतुलन से परिपूर्ण रहा। कुछ क्षेत्रों का विकास अधिक हुआ तो कुछ क्षेत्रों का विकास कम हुआ। जिन क्षेत्रों का विकास कम हुआ उस क्षेत्र के लोगों में असंतोष का उभार हुआ, फलतः वो हथियार लेकर क्षेत्रवाद और अलगाववाद की तरफ उन्मुख हो गए। कुछ नेता मिले जिन्होंने उनको भड़काया,
विकास में निहित इस क्षेत्रीय असंतुलन ने क्षेत्रवाद की समस्या को जन्म दिया, अलगाववाद की समस्या को जन्म दिया, उग्रवाद की समस्या को जन्म दिया, नक्सल आतंकवाद की समस्या को जन्म दिया, नक्सलवाद की समस्या को जन्म दिया। विकास की इस प्रक्रिया में एक और असंतुलन दिखाई देता है, वैयक्तिक आधार पर या सामुदायिक आधार पर असंतुलन। गैर जनजातियों का विकास अधिक तीव्र रहा, लेकिन जनजातियों के विकास की गति धीमी रही, वो पिछड़े रहे। ऊंची जातियों के विकास की गति तीव्र रही, निम्न जातियों के विकास की गति उस अनुपात में नहीं बढ़ी। जाति संघर्ष का उभार हुआ। उग्रवाद के विभिन्न रूपों का उभार हुआ, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में निहित इस असंतुलन ने वंचित लोगों, वंचित समूहों में एक असंतोष को उत्पन्न किया। और जब वो असंतुष्ट हुए तो कुछ नेता उनके साथ आ गए और उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर, क्षेत्रीय हितों के नाम पर लोगों को बलगलाया, लोगों को भड़काया, उनके हाथों में हथियार थमाया और व्यवस्था परिवर्तन के लिए या अलग देश की मांग को लेकर के उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, तमाम तरह की समस्याओं का उत्पन्न उद्भव हुआ। विभिन्न प्रकार की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां उभर कर सामने आई। हमारा स्लाइड का पहला डायमेंशन यही है, भारत में विकास एवं इसमें निहित असंतुलन। यहां नहीं पढ़ना है, आपको अन्य जगहों पर जीएस में पढ़ना है, बस मैं यहां कोरिलेट कर रहा हूं। भारत में विकास एवं इसमें निहित असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन, वैयक्तिक असंतुलन, सामुदायिक असंतुलन। गरीबी, बेरोजगारी बढ़ी तो कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, इसको वैयक्तिक विषमता में वृद्धि हुई, ये वैयक्तिक असंतुलन है। भारत में विकास एवं फैलते उग्रवाद में संबंध, कैसे विकास में निहित इस असंतुलन ने, यहीं से निकल करके सामने आ रहा, कैसे विकास में निहित इस असंतुलन ने उग्रवाद को जन्म दिया, उग्रवाद के विभिन्न रूपों को जन्म दिया। और इस तरह से यह आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई। क्या क्या? आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, जाति संघर्ष, सब में कहीं ना कहीं गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, इन सभी समस्याओं का एक कारण जरूर रहा है। हर जगह पर हम लोगों ने लिखा है। इंडियन सोसाइटी में सांप्रदायिकता को पढ़ा, उसका भी एक कारण गरीबी, बेरोजगारी, विषमता। हर जगह यह एक प्रमुख कारण रहा। आर्थिक विषमता, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, गरीबी, बेरोजगारी, इन सभी समस्याओं के मूल में विद्यमान रहा, एक कारण जरूर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये रहा है नक्सलवाद। नक्सलवाद। तो ये जो टॉपिक बन रहा है बच्चा, इस टॉपिक का डायमेंशन इसी तरह का है। इसलिए हम कहां कौन चीज पढ़ रहे हैं उससे लेना देना नहीं है। हम सांप्रदायिकता पढ़ रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिकता आज आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती भी है। सांप्रदायिकता को पढ़ना है हमें पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी में, याद करो। क्षेत्रवाद को पढ़ना है इंडियन सोसाइटी में, और ये दोनों आज के डेट में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती है। जाति संघर्ष हम लोगों ने पढ़ा इंडियन सोसाइटी में, और क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद को भी आंतरिक सुरक्षा के साथ जोड़ के पेपर 3 में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष विद्यमान चुनौतियां, ये सब। फिर एक डायमेंशन बन रहा है आंतरिक सुरक्षा के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के कारण। क्या क्या कारण है? अलग अलग चुनौतियों को जब जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसके कारणों को पढ़ा। सांप्रदायिकता के कारणों को पढ़ा, आतंकवाद के कारणों को पढ़ा, उग्रवाद के कारणों को पढ़ा। हर समस्याओं का कारण हम लोग पढ़ रहे हैं। कारण, चुनौतियों के समाधान हेतु किए गए प्रयास, इसी रूप में हम लोगों ने पढ़ा। संवैधानिक और कानूनी प्रयास, आयोग और परिषद, विभिन्न समितियां, नीतिगत और योजनागत प्रयास, अन्य प्रयास अंतरराष्ट्रीय वगैरह, और फाइनली समीक्षा और सुझाव। ये डायमेंशन है इस टॉपिक के, ये डायमेंशन है इस टॉपिक के। और यहां पर हम इस डायमेंशन में ये कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बस इससे जोड़ना आएगा, बाकी तो अलग अलग जगहों पर हम पढ़ ही रहे। ये दोनों पहलू जरूर क्लियर हो।
डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट का मॉडल क्या है, भारत में डेवलपमेंट की प्रक्रिया को कब अडॉप्ट किया गया, किस मॉडल के तहत डेवलपमेंट के प्रोसेस को, प्रक्रिया को शुरू किया गया, और कैसे 1991 में हमने डेवलपमेंट के इस मॉडल में बदलाव लाया और पूंजीवाद की तरफ उन्मुख हो गए, और कैसे इस पूंजीवाद ने, कैसे विकास के इस पूंजीवादी मॉडल की तरफ हमारी उन्मुखता ने विभिन्न रूपों में विकास में विषमता को जन्म दिया, विकास में असंतुलन को जन्म दिया, क्षेत्रीय असंतुलन के रूप में, व्यक्तिगत असंतुलन के रूप में, सामुदायिक असंतुलन के रूप में। और जो विकास के लाभों से वंचित रह गए, जो क्षेत्र विकास के लाभों से वंचित रह गया, जो व्यक्ति विकास के लाभों से वंचित रह गया, जो समुदाय विकास के लाभों से वंचित रह गया, उसमें एक असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ। असंतोष सरकार के प्रति, असंतोष सामाजिक व्यवस्था के प्रति, असंतोष उन लोगों के प्रति जिन जो विकास के लाभ को हड़प लेते हैं। और इसी असंतोष की अभिव्यक्ति हुई क्षेत्रवाद के रूप में, आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में, एक्सट्रीमिज्म के रूप में। सो डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इस ये जो लाइन है ना, इसका है मतलब। बाकी कारण, प्रयास और सुझाव अलग अलग टॉपिक का अलग अलग हम करेंगे। और इस प्रोसेस में ये जो मेन टॉपिक हम उठा रहे हैं वो है नक्सलवाद। नक्सलवाद आपके सामने है, सिक्योरिटी चैलेंज, एक्सट्रीमिज्म डैश नक्सलिज्म। और इस नक्सलिज्म को, यही हम लोगों को पढ़ना है, ये हमारी सुरक्षा चुनौतियां के रूप में है। एक्सट्रीमिज्म का एक रूप है नक्सलिज्म, और इस नक्सलिज्म का रियल नाम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद नाम आपने सुना होगा। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में आज के डेट में नक्सलवाद के प्रॉब्लम्स काफी चर्चा में रहे हैं, लंबे समय तक चर्चा में रहे हैं। रेड कॉरिडोर कहलाता है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहां पर नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में विद्यमान रही है। पहले से कुछ कमी आई है, परंतु आज भी बनी हुई है। अच्छा, ये है नक्सलवाद, और आज हम इसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, और इस पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न। सिंपल टॉपिक तो बनता है नक्सलवाद का अर्थ, भारत में नक्सलवाद का स्वरूप, नक्सलवाद के अर्थ को बताइए। क्या है नक्सलवाद, क्या है वामपंथी उग्रवाद, क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। दूसरा, भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलवाद का क्या स्वरूप है। तीसरा है, भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के क्या दुष्परिणाम है, क्यों हम इनको समस्या मानते हैं, एज ए प्रॉब्लम ये क्या है, किस तरह से हमें समाज को इसने नुकसान पहुंचाया है, पहुंचा रहा है, क्यों सरकार इसको बंद करना चाहती है। अगर इससे तरक्की होता, विकास होता है, बहुत अच्छा होता, तो सरकार निश्चित तौर पर इसको समस्या नहीं मानती, इसको बंद करने के लिए प्रयास नहीं करती, इसको चुनौती नहीं मानती। इसका नुकसान है, तभी इसको आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती माना जा रहा। तो कैसे ये नुकसान पहुंचा रहा है हमारे देश की एकता और अखंडता को, सामुदायिक सौहार्दता को, आंतरिक सुरक्षा को। दुष्परिणाम, फिर इसके कारण, भारत में नक्सलवाद के कारण डायमेंशन जो सीधे सीधे बन रहा ही बन रहा, नक्सलवाद के कारण। फिर नक्सलवाद के उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास, और फिर प्रयासों की समीक्षा, मूल्यांकन, ये प्रयास कहां तक सफल रहे, कहां तक सफल नहीं रहे, और सुझाव। सिंपल यही डायमेंशन बनता है बच्चा, और सिंपल डायमेंशन पे जो सिंपल क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, भारत में नक्सलवाद की समस्या को स्पष्ट कीजिए और इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे। भारत में नक्सलवाद के दुष्परिणामों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद की समस्या के उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए। वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद का क्या तात्पर्य है, या किस प्रकार से भारत में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रहा है। दुष्परिणाम, इसके उन्मूलन में आप क्या सुझाव देंगे। भारत के नक्सलवाद की समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए और इसको दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। तो यही प्रश्न बन सकता है।
ये चलकर देखते हैं कि क्या ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है या कुछ और गहराई से प्रश्न पूछा गया। क्योंकि गहराई का मतलब है कि अगर हम अर्थ पर आते हैं तो अर्थ पर तो गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन हम कारण पर आते हैं तो गहराई से और गहराई से कारण पे जा सकते हैं। कारण में अगर हम 10 कारण देते हैं, एक कारण वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण से जोड़ के प्रश्न बना दिया जाता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारत में वामपंथी उग्रवाद को किस प्रकार प्रभावित किया। ये गहराई से पूछा गया प्रश्न, मतलब हर डायमेंशन के अंदर घुस करके उसकी एक पार्ट को उठा करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दुष्परिणाम पर फोकस्ड होकर के एक पार्ट को उठा के क्वेश्चन बनाया जा सकता, कारण पर फोकस्ड होकर के एक पार्ट को उठा करके क्वेश्चन बनाया जा सकता, किए गए प्रयास पर फोकस्ड होकर के एक पार्ट को उठा करके क्वेश्चन बनाया जा सकता। भारत में नक्सलवाद कहीं न कहीं विकास में निहित असंतुलन का परिणाम है। नक्सलवाद की समस्या के उन्मूलन हेतु विकास के स्तर पर विकास में निहित असंतुलन को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। अब बताइए कि किए गए प्रयास में सारा प्रयास नहीं लिखना है, विकास के लिए जो प्रयास किया गया है वो लिखना है। यानी किए गए प्रयास में गहराई में उतर करके एक पक्ष को उठाया और पूरा क्वेश्चन बना दिया। या सुझाव पर प्रश्न बनाया जा सकता, सुझाव पर प्रश्न बनाया जा सकता। सुझाव में हम देते हैं प्रश्न पूछा गया है, एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनाया गया है। आपके सामने क्वेश्चन है बच्चा 2022 का एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, नक्सलवाद। तो क्लियर है कि नक्सलवाद पर प्रश्न है और सिलेबस में नक्सलवाद शब्द कहीं नहीं दिया है, बट मैंने सिलेबस के उस लाइन का मतलब आपको समझा दिया और मतलब आपको समझ में आ गया होगा तो नक्सलवाद पे लगातार प्रश्न होना चाहिए। आपके सामने है, नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। डन। बस नेचर क्वेश्चन का देखते जाओ, क्वेश्चन पे हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पहले पढ़ ले। 2020 में एक प्रश्न है, भारत के पूर्वी भाग में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं। भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं। प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ, प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए। सुझाव पूछ रहा है और निर्धारक पूछ रहा है, मतलब कारण पूछ रहा है और सुझाव पूछ रहा है। क्या निर्धारक है, वामपंथी उग्रवाद के क्या कारण है और अपनाना चाहिए किस सुझाव। हमें प्रश्न को समझना होगा बच्चा, प्रश्न को अच्छा से 2-3 बार पढ़ करके हमें जानना होगा कि प्रश्न की डिमांड क्या है। प्रश्न की डिमांड को आइडेंटिफाई करेंगे हम, तब जाकर के उसके आंसर की हम सही फ्रेमिंग कर सकते। नहीं तो पूछा कुछ और गया है और हम कुछ लिख के और आ जाएंगे, हमें लगेगा हमने सही लिखा है। तीसरा 2018 का क्वेश्चन है, वामपंथी उग्रवाद में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है परंतु अभी भी देश के अनेक भाग इससे प्रभावित है। मतलब वामपंथी उग्रवाद में कमी आ रही है परंतु अभी भी विद्यमान है। वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसको दूर करने के लिए भारत का क्या अप्रोच है। डन। 2015 का एक सवाल, पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन है। देखो, अब जनजातियों पर फोकस करके अलग से एक प्रश्न बनाया गया। प्रश्न काफी गंभीर है, प्रश्न बहुत ही गहराई से पूछा गया है। मलकानगिरी और नक्सलवाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मलकानगिरी और नक्सलवाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की मुख्य धारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन 2013 में पूछा है, भारत के संविधान की धारा 244 244, देखो क्वेश्चन कितना इंटीग्रेटेड है।
भारत के संविधान की धारा 244 अनुसूचित एवं आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, उसकी 5वीं सूची के 5th शेड्यूल के कार्यान्वित न करने से वामपंथी पक्ष के चरमपंथ पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 5th शेड्यूल और 244 आप पढ़ोगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। इसका समीक्षा पढ़ोगे सोशल जस्टिस में, और फिर ये क्लियर हो गया कि 5th शेड्यूल सक्सेसफुल नहीं रहा, जिसके कारण जिन इलाके में 5th शेड्यूल लागू किया गया था वहां की जनजातियों में एक असंतोष का भाव उभरा, और कहीं ना कहीं वही असंतोष नक्सलवाद के रूप में वामपंथी उग्रवादी विचारधारा ठीक है उभर कर सामने आया। वैसे लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए आप क्या करें, यह है बच्चा क्वेश्चन। और ठीक है ना, 5वीं सूची के कार्यान्वित न करने से वामपंथी पक्ष के चरमपंथ पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इस प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। उनको कैसे वापस लाया जा सकता है, पीछे वाले क्वेश्चन में था। अच्छा, ये है क्वेश्चन। एक आइडिया मिल चुका होगा कि वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, लगातार भी, अल्टरनेट ईयर भी। 2022 में पूछा गया है, 2024 में पूछा जाएगा, या 2025 में तो पक्का पूछा जाएगा। तो अभी अगर नहीं पूछा गया तो मान के चलिए कि 2025 का ये आपका एक आने वाला टॉपिक है, क्योंकि 2023 में नहीं पूछा गया है। डन, ये है बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अब हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक, सिक्योरिटी चैलेंज, एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और इसका बनाते हैं डायमेंशन। भारत में सुरक्षा चुनौतियां, मैंने हिंदी में कर दिया वामपंथी उग्रवाद ऑब्लिक नक्सलवाद। इसका अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है भारत में, इसका विस्तार कहां कहां तक है, क्या दुष्परिणाम है, क्या कारण है, क्या प्रयास किया गया है, और इनका मूल्यांकन और सुझाव। ये इतने डायमेंशन है बच्चा, इतने डायमेंशन को हम पढ़ लेंगे तो हमारा तैयार हो जाएगा टॉपिक। क्लियर। और अब हम पहले डायमेंशन की चर्चा करते हैं। फर्स्ट है हमारा वामपंथी उग्रवाद का क्या अर्थ है, नक्सलवाद का क्या अर्थ है। नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद, इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है। एक्सट्रीमिज्म मतलब एक्सट्रीम फॉर्म, हिंसा, बदलाव। एक्सट्रीमिज्म मतलब एक्सट्रीमली, जब हम कुछ काम करते हैं, किसी भी चीज का परिवर्तन लाने के लिए अगर हिंसक क्रांति के द्वारा बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, हिंसा के द्वारा बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, पूरा का पूरा बदलने का प्रयास करते हैं, इसको एक्सट्रीमिज्म। अतिवाद, अतिवाद, नक्सलवाद भी यही करता, इसलिए नक्सलवाद को भी अतिवाद का ही एक रूप माना जाता है। एक्सट्रीमिज्म ही है नक्सलवाद भी। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वामपंथी विचारधारा पर आधारित एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद, उग्रवाद। इसका जो डिफिनेशन दिया जाता है बच्चा, वो डिफिनेशन आपके सामने। वामपंथी विचारधारा पर आधारित एक जन आंदोलन जो हिंसक क्रांति के द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देता है। मैंने इसमें 4 चीजों को क्लब किया है। पहला, यह एक जन आंदोलन है। आम जनता, कुछ युवा, कुछ लोग मिलकर यह प्रयास करते हैं, यह वैयक्तिक प्रयास नहीं है। दूसरा, यह हिंसक तरीके से किया जाता है, यानी गैर कानूनी तरीके से। हिंसा जैसे ही आ गया, गैर कानूनी तरीके से
ये गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा एक जन आंदोलन है, गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा एक जन आंदोलन है। तीसरा, यह वामपंथी विचारधारा पर आधारित है, इसकी जो आइडियोलॉजी है, क्योंकि जब भी जन आंदोलन होता है उस जन आंदोलन में एक दो लोग भाग नहीं लेते हैं, दो चार लोग नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों, सैकड़ों हजारों लाखों को एकजुट करने के लिए, एक दिशा में बांधने के लिए और प्रयास करवाने के लिए किसी न किसी आइडियोलॉजी का होना चाहिए, और इसकी आइडियोलॉजी है वामपंथी, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, वामपंथी विचारधारा पर आधारित एक जन आंदोलन है जो हिंसक तरीके से, लक्ष्य क्या है इसका, जो वामपंथी विचारधारा का लक्ष्य है वही इस आंदोलन का लक्ष्य है। वामपंथी विचारधारा का लक्ष्य क्या है? समतामूलक समाज की स्थापना करना, एक ऐसा समाज जहां पूर्णतः आर्थिक बराबरी हो, मतलब पूंजीवाद का विरोध, क्योंकि पूंजीवाद में तो आर्थिक बराबरी नहीं होती। पूंजीवाद तो मानकर चलता है कि आर्थिक बराबरी संभव है ही नहीं, जो योग्य है वो अमीर होगा, जो अयोग्य है वो गरीब होगा। अगर कोई अमीर है इसका मतलब है कि वो योग्य है। अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा योग्य है इसलिए अमीर है, मंगरू, ढोढ़ा, घूरा, चनेसर योग्य है इसलिए गरीब। पूंजीवादी विचारधारा अमीरी और गरीबी को स्वीकार करती है और इसको योग्यता में अंतर के परिणाम स्वरूप मानती है, स्थापित करती है, कहती है कि अगर समाज में अमीरी और गरीबी है तो योग्यता में अंतर के कारण है। अगर कोई अमीर है तो इसलिए अमीर है क्योंकि वो योग्य है, और कोई गरीब है तो इसलिए गरीब है क्योंकि अयोग्य है, निकम्मा है। ये पूंजीवादी विचारधारा। जबकि वामपंथी विचारधारा जो है, जो पूंजीवाद का विरोध करने वाली विचारधारा, वो कहती है कि नहीं, योग्यता में कोई अंतर नहीं होता, सब समान रूप से पैदा लेते हैं यार। अब मैं गरीब घर में पैदा लिया, मुझे ठीक से ना तो खाने को मिला, परिणामतः ना मेरा मानसिक स्वास्थ्य का सही विकास हुआ, ना मेरा शारीरिक स्वास्थ्य का सही विकास हुआ। और अमीर घर का अडानी का बेटा अडानी के घर में पैदा लिया, अंबानी का बेटा अंबानी के घर में पैदा लिया, टाटा का बेटा, तो उसका स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य अच्छा से प्रभावित हुआ। फिर गरीब का लड़का को अच्छा से पढ़ने का मौका नहीं मिला, अमीर को अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से अमीर का बच्चा ज्यादा तेज हो गया, गरीब का बच्चा कम तेज हुआ। तो आप कहते हो कि योग्यता में अंतर आया। अरे योग्यता में अंतर जन्म से नहीं आया, योग्यता में अंतर एक समतामूलक, विषमतामूलक समाज के कारण आया। अगर समाज बराबरी पर आधारित होता, गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा दोनों समान अवस्था में अगर विद्यमान होते, समान अवस्था में पैदा लेते, दोनों की माओं को अच्छा डाइट मिलता, दोनों की मां स्वस्थ होती तो पेट में दोनों बच्चे स्वस्थ होते, जन्म लेने के बाद दोनों को अच्छा डाइट मिलता तो दोनों का स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक दोनों अच्छा होता, और दोनों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का, अच्छे परिवेश में पालन पोषण का मौका मिलता। और ऐसे में योग्यता में अंतर आए तब आप कह सकते हो कि योग्यता में अंतर आया, योग्यता में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए अमीरी और गरीबी का कारण योग्यता में अंतर नहीं है, आर्थिक विषमता का कारण योग्यता में अंतर नहीं है, आर्थिक विषमता का कारण शोषण है, एक असमानता मूलक सामाजिक व्यवस्था में निहित शोषण है, जहां अमीर गरीब का शोषण करता है, पूंजीपति श्रमिक का शोषण करता है, बड़े जमींदार कृषि मजदूरों का शोषण करते हैं, और शोषण करके वो बड़े जमींदार या पूंजीपति बने हुए हैं। विषमता का कारण योग्यता में अंतर नहीं है, विषमता का कारण शोषण है, शोषण है, शोषण है। और इसका एक ही समाधान है, एक आर्थिक समानता पर आधारित समाज की स्थापना, एक समतामूलक समाज की स्थापना। यही है वामपंथी विचारधारा। और भारत में जो नक्सलवाद है या वामपंथी उग्रवाद है वो इसी विचारधारा पर आधारित है। वो हिंसक तरीके से व्यवस्था परिवर्तन चाहता है, हिंसक तरीके से सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है, हिंसक तरीके से पूरे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को एक समतामूलक समाज के रूप में बदलना चाहता है, जहां सबको योग्यता के अनुसार काम मिले, सबको आवश्यकता के अनुसार वेतन मिले, सबकी जरूरतें समाज पूरा करे।
ये है आंदोलन। और ऐसा समाज लाने के लिए पूंजीपति आसानी से अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा समाज लाने के लिए हिंसा करनी होगी, मारनी होगी। बदलाव, परिवर्तन बंदूक की नालियों से निकलती है। यह है वामपंथी विचारधारा पर आधारित आंदोलन। वामपंथी विचारधारा पर आधारित एक जन आंदोलन जो हिंसक क्रांति द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देता है। इसी को हम वामपंथी उग्रवाद कहते हैं। हिंसक तरीका, पूरा बदलने पर बल, इसलिए उग्रवाद, एक्सट्रीमिज्म। और वामपंथी विचारधारा पर आधारित होने के कारण वामपंथी उग्रवाद की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, थोड़ा सा गपशप कर लेते हैं। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है 1750 के आसपास, 1800 के आसपास, चारों तरफ यूरोप में, इंग्लैंड में विशेष रूप से, और धीरे धीरे 1850 तक आते आते पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति फैलने लगती है और एक यूरोप में नई अर्थव्यवस्था आती है जहां मशीनों से उत्पादन होता। इस मशीनों से उत्पादन करने का काम शुरू कौन किया था? उन व्यापारियों ने शुरू किया था जो व्यापारिक क्रांति जिसको पढ़ते हो ना, वैज्ञानिक क्रांति यूरोप में, व्यापारिक क्रांति। वो व्यापारी यूरोप के बाहर व्यापार करना शुरू कर दिए थे। उनका व्यापार बढ़ने लगा था। दूर दूर तक अपनी औपनिवेशिक शासन स्थापित कर लिए थे लोग। और जिन जिन देशों के साथ इनका व्यापार था, जब उनकी जरूरतें बढ़ने लगी तो उनकी बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जरूरत पड़ी। व्यापक स्तर पर उत्पादन करने की जरूरत पड़ी। और व्यापक स्तर पर उत्पादन करने के लिए इन्होंने मशीनों का प्रयोग करना शुरू किया। एक जगह, एक बाउंड्री के नीचे 10, 20, 50 हजार लोगों को रख करके उत्पादन करवाना शुरू किया। कारखाना प्रणाली और उत्पादन में मशीनों का प्रयोग, इसी को औद्योगिक अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है। इस घटना को औद्योगिक क्रांति कहा गया। औद्योगिक अर्थव्यवस्था और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास व्यापारियों द्वारा किया गया, मतलब निजी उद्यमियों द्वारा किया गया, प्राइवेट लोगों द्वारा किया गया, सरकार के द्वारा नहीं। और जब निजी उद्यमी लाभ के लिए, पूंजी बढ़ाने के लिए मशीनों से उत्पादन का काम करते हैं तो इस आर्थिक व्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था ही नहीं कहा जाता। औद्योगिक अर्थव्यवस्था तो है ही, इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा। प्राइवेट लोगों के द्वारा पूंजी बढ़ाने के लिए, लाभ कमाने के लिए आर्थिक गतिविधियों का संचालन, इसको कैपिटलिज्म। यूरोप में यही हुआ। धीरे धीरे यही व्यापारी पूंजीपति बनकर उभरे और धीरे धीरे इन व्यापारियों का सभी क्षेत्रों में वर्चस्व स्थापित हो गया। व्यापारियों ने जम कर कमाया। बट इस विकास ने, इसी को विकास कहा गया। उत्पादन खूब बढ़ने लगा, जीवन स्तर में सुधार, सब कुछ हुआ। बट इस विकास ने विषमता को जन्म दिया क्योंकि इसका मैक्सिमम लाभ पूंजीपतियों को मिला, उनके कारखाना में काम करने वाले मजदूरों को नहीं मिला। क्योंकि अगर पूंजीपति को लाभ कमाना होगा तो मजदूरों को एक्सप्लॉइट करना होगा, मजदूरों को कम देना होगा। यही हुआ। यूरोप में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, यूरोप में विषमता बढ़ती चली गई और उसी यूरोप में कुछ मुट्ठी भर लोग हुए जिन्होंने इस व्यवस्था की आलोचना करनी शुरू कर दी, इस पूंजीवाद की आलोचना करनी शुरू कर दी। और उन लोगों में एक प्रमुख नाम था कार्ल मार्क्स। नाम सुना होगा आपने। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद ही सारी समस्याओं का जड़ है। ये निजी संपत्ति के अधिकार वाली आर्थिक व्यवस्था ही सारी समस्याओं का जड़ है और इस समस्या का एक ही समाधान है, निजी संपत्ति के अधिकार को ही खत्म कर दिया जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। निजी संपत्ति के अधिकार के कारण ही एक व्यक्ति उत्पादन करता है तो लाभ बढ़ाने का प्रयास करता है, पूंजी बढ़ाने का प्रयास करता है। और इसी लाभ और पूंजी बढ़ाने के उद्देश्य से जब आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन करता है तो शोषण उसका स्वाभाविक कार्य हो जाता है। शोषण नहीं करेगा तो उसकी पूंजी बढ़ेगी नहीं, शोषण नहीं करेगा तो उसका लाभ बढ़ेगा नहीं। और इसी प्रक्रिया में वो अपने कारखाना के मजदूरों का शोषण करना शुरू कर देता। इसलिए इस समस्या का एक ही समाधान है, निजी संपत्ति के अधिकार को खत्म किया। ये होगा कैसे? राज्य आकर करेगी। मार्क्स ने कहा राज्य नहीं करेगी। कुछ लोगों ने कहा कि राज्य करेगी।
मार्क्स के पहले के जो समाजवादी थे उन्होंने कहा कि राज्य करेगी, राज्य कानून बनाएगी, कानून बनाकर के निजी संपत्ति के अधिकार को खत्म कर देगी, सारे लोगों की संपत्ति पर राज्य अधिकार कर लेगी, राज्य आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन करेगी, राज्य सबको योग्यता के अनुसार काम देगी, राज्य सबको काम के अनुसार वेतन देगी। इसको समाजवाद कहा गया। मार्क्स ने कहा राज्य ऐसा नहीं करेगी। राज्य क्यों करेगी? राज्य को तो पूंजीपतियों ने खरीद लिया है, राज्य को तो पूंजीपतियों ने अपने जेब में रख लिया है। राज्य तो वही करती है जो पूंजीपतियों के हक में होता है। राज्य पूंजीपतियों के हितों के पक्ष में काम करने वाला एक साधन है, एक विंग है। राज्य कभी ऐसा नहीं करेगी। इसलिए हे मजदूरों, वैसे भी तुम्हारी जिंदगी कीड़े की तरह है, बदतर है। स्लम्स में रहते हो, झोपड़पट्टी में रहते हो, गंदी बस्तियों में रहते हो, बदतर जिंदगी जी रहे हो, कीड़े की तरह जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारी जिंदगी का कोई औचित्य नहीं है। तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के सिवा और कुछ नहीं है, और पाने के लिए सारा संसार पड़ा है। उठो, जागो, उठा लो कट्टा और काट डालो इन पूंजीपतियों को। परिवर्तन बंदूक से निकलेगी, हिंसक क्रांति से परिवर्तन आएगा। राज्य सुधार करके एक समतामूलक समाज की स्थापना करने वालों में से नहीं है। राज्य पूंजीपतियों का ही आदमी है। हर नेता पूंजीपतियों के जेब में है, उनके लिए काम करता है। ये काम श्रमिकों को करना पड़ेगा। ये काम श्रमिकों को संगठित होकर करना पड़ेगा। और संगठित होकर के जब एक व्यापक स्तर पर हिंसक क्रांति करेगा, निजी संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। हर चीज पर इन श्रमिकों का कब्जा हो जाएगा। यही साम्यवाद कहलाता है। हर चीज पर श्रमिकों का कब्जा हो जाएगा। 100% समाज में बराबरी आ जाएगी। ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा। एक आदर्श समाज की स्थापना। कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। सब मिलकर प्रकृति का दोहन करेंगे, सब मिलकर उत्पादन करेंगे, सब मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, ऐसा मार्क्स ने कहा। और इसी क्रांति को कहा गया साम्यवादी क्रांति। मार्क्स 1818 में पैदा लेता है बच्चा। मार्क्स 1883 में मर जाता है। और मार्क्स के ही विचार धीरे धीरे फैलने शुरू होते हैं। कहां फैलेगा? मार्क्स के विचार को पूंजीपति पसंद करेगा या मजदूर वर्ग? मजदूर वर्ग पसंद करेगा। मार्क्स किसके फेवर में बोल रहा है? मार्क्स का आइडिया, मार्क्स का विचार किसके फेवर में है? मजदूरों के फेवर में है, पूंजीपतियों के फेवर में नहीं है। धीरे धीरे मार्क्स के विचार ने मजदूरों ने पसंद किया, मजदूरों तक प्रसारित हुआ। और अब मार्क्स का विचार ढेर सारे मजदूरों का विचार बन गया। अब मार्क्स का विचार विचारधारा बन गया। ये मार्क्सवाद कहलाया। इट्स कॉल्ड मार्क्सिज्म। बच्चा, उसी समय मार्क्स के मृत्यु के कुछ वर्षों बाद रूस में एक आदमी हुआ जिसका नाम था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। रूस में जारशाही व्यवस्था थी। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। विश्व का इतिहास पढ़ते हो तो इन सब जगहों की चर्चा करोगे। और विश्व का इतिहास की ये कोई बहुत 2000 साल पहले की घटना नहीं है। रूस में जारशाही व्यवस्था थी, कृषि अर्थव्यवस्था भी थी और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का भी शुरुआत हो चुका था। और उसी रूस में पैदा लेता है लेनिन। लेनिन मार्क्स की आइडियोलॉजी को यूज करता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। इसलिए मार्क्स की आइडियोलॉजी जब लेनिन यूज करता है, थोड़ा मॉडिफाई कर देता है, इसलिए ये मार्क्सवाद लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्सवाद तो है ही, बट मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा। और ये मार्क्स के विचारों को यूज करता है और रूस के कृषि श्रमिकों को, औद्योगिक श्रमिकों को, दोनों को यूनाइट करता है और जारशाही व्यवस्था के विरुद्ध एक क्रांति को अंजाम देता है। और इस क्रांति के द्वारा जारशाही व्यवस्था का अंत होता है और वहां पर लेनिन एक समतामूलक समाज की स्थापना, ठीक मार्क्स ने जैसा कहा था, करने का प्रयास करता है। 1917 में एक क्रांति होती है जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और धरती पर पहली बार मार्क्स के विचारानुसार एक नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत होती है, एक नई सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत होती है पृथ्वी पर, दुनिया के देशों में, जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।
पूंजीवाद का काउंटर समाजवाद, क्योंकि पूंजीवाद आर्थिक असमानता को एक्सेप्ट करता है और समाजवाद इसका विरोध करता है, और समाजवाद हर तरह की समस्याओं का कारण आर्थिक असमानता को बताता है, गरीबी को बताता है, और वो कहता है कि इस आर्थिक असमानता और गरीबी का कारण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी संपत्ति के अधिकार वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये जब खत्म हो जाएगा, एक समतामूलक आर्थिक व्यवस्था आएगी, तो सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। इस तरह से 1917 से रूस में समाजवादी समाज अर्थव्यवस्था की गाड़ी आगे बढ़ती है, और उसी मार्क्स के विचारों को यूज करता है, मार्क्स खास करके लेनिन के विचारों को, मार्क्स दोनों को, माओ त्से तुंग चाइना में 1949, ये था 1917, और ये आ जाता है 1949। माओ त्से तुंग मार्क्स के विचारों को यूज करके, लेनिन के विचारों को यूज करके चाइना में समाजवादी समाज की नींव रखता है। वहां भी समाजवादी समाज की स्थापना होती है धीरे धीरे। धीरे धीरे अब यही विचार मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद, क्योंकि सबके मूल में मार्क्स हैं, इसलिए सबके साथ मार्क्सवाद लग जाता है, मार्क्सवाद, लेनिनवाद। क्लियर है बच्चा? अब इस मार्क्सवाद और लेनिनवाद या मार्क्सवाद और माओवाद, ठीक है, इसी को हम समाजवादी विचारधारा कहते हैं। इनकी विचारधारा को क्यों? क्योंकि एक समतामूलक समाज की बात करते हैं। ये कहते हैं सबसे आदर्श समाज समतामूलक समाज है। एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जहां उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व तो नहीं होगा। ये समतामूलक समाज की बात करते हैं। इसी को हम वामपंथी विचारधारा, इसको वामपंथी विचारधारा इसलिए कहा गया क्योंकि यूरोप में ही एक संसद में सत्ताधारी राइट साइड में बैठते थे और विरोधी दल के लोग लेफ्ट साइड में बैठते थे, और विरोधी दल कसम खा लिए थे कि सत्ता में जो है सरकार जो भी करती है उसकी आलोचना करनी है। हर जगह ही करते हैं विरोधी दल, क्रिटिक करनी है, आलोचना करनी है, विरोध करना है। उनको नाम दिया गया वामपंथी। वामपंथी का मतलब ही होता है व्यवस्था का विरोध, जो है उसका विरोध, सरकार का विरोध। इसलिए इसको क्रिटिकल स्कूल भी कहा जाता है, आलोचना करना, कमी करना, निगेटिव। अगर ग्लास आधा भरा हुआ है, ये कहेंगे नहीं आधा खाली है। ये किसी भी चीज को देखेंगे तो इनको कमियां ही दिखाई देगी। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो कमियां ही दिखाई देगी, और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए पूरा बदलाव लाना चाहते हैं, हिंसक तरीके से बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन इसका एक लिबरल विंग भी है बच्चा, इसलिए वामपंथी विचारधारा, मार्क्सवादी, जो भी दो पार्ट हुआ। एक सुधार के द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना, और दूसरा हिंसक तरीके से बंदूक के नाल पर, हिंसक तरीके से हर चीज पर कब्जा करके व्यवस्था में परिवर्तन लाना। वामपंथी विचारधारा का एक है नरम पंथ, उदार पंथ, और दूसरा है उग्रपंथ। वामपंथी विचारधारा का उग्रपंथ, इसको वामपंथी उग्रवाद कहते हैं, इसलिए इसको वामपंथी उग्रवाद कहते हैं, इसलिए इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई है, भाकपा है, माकपा है, पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़के सरकार बनाती है, और सरकार बना करके ये धीरे धीरे एक समतामूलक समाज की दिशा में परिवर्तन की वकालत करती है। ये हिंसक तरीके से परिवर्तन नहीं लाना चाहती, जबकि वहीं पर एमसीसी, पीडब्ल्यूजी जो नक्सली संगठन है, वो भी वामपंथी विचारधारा, एक वामपंथी विचारधारा का उदारपंथ, एक वामपंथी विचारधारा का उग्रपंथ। वो हिंसक तरीके से गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के द्वारा संगठन बना करके, सरकार पर हमला बोल करके, सैनिकों को मार करके, बड़ी बड़ी चीजों पर कब्जा करके, उनका लक्ष्य है कि धीरे धीरे पूरे भारत की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। जैसे तालिबानियों ने कब्जा किया, उसी तरीके से हम लोग भी दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, कब्जा करके हम व्यवस्था में परिवर्तन लाएंगे। यही है वामपंथी उग्रवाद,
जो एक आर्थिक समानता युक्त समाज की स्थापना के लिए हिंसक तरीके से प्रयासरत है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के तहत प्रयासरत है। क्लियर है बच्चा? इस तरह से अगर हम वामपंथी उग्रवाद को डिफाइन करें, हम कर चुके हैं। वामपंथी उग्रवाद वामपंथी विचारधारा पर आधारित एक जन आंदोलन है। वामपंथी विचारधारा पर आधारित एक जन आंदोलन है जो हिंसक तरीके से एक समतामूलक स्थापना की दिशा में प्रयास करता है। और वामपंथी विचारधारा को जन्म देने वालों में से कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ प्रमुख है। इसलिए अगर हम इसको और स्पष्ट करना चाहें, भारत में ये कैसे आया, इसकी क्या कहानी रही, तो हम देख सकते हैं इंडिया के कंटेस्ट में लेनिन आदि आदि तो रूस माओ में रहे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। अंग्रेजों के आधिपत्य के विरोध में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता आंदोलन कर रहे थे और ये भी दो भागों में बटे हुए थे। यहां पर भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का गुट एक अलग था, तो दूसरी तरफ गांधी जी का गुट अलग था। यहां भी उग्रपंथ था। उधर 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है लेनिन के नेतृत्व में। और उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में जमींदारी व्यवस्था बहुत प्रमुखता पाई जाती है। बड़े बड़े जमींदार भूमि के स्वामी होते हैं और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को मिनिमम देकर उनसे काम करवाते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था में असमानता चरम पर होती है। कृषि अर्थव्यवस्था में असमानता और शोषण चरम पर होता है भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में। एट द सेम टाइम 1917 के आसपास 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है। लेनिन के साथ कुछ भारतीय सहयोग भी उस समय होते हैं बच्चा। उनमें एक का नाम है एमिन रॉय। एमिन रॉय इंडिया वापस आते हैं और 1925 में पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भाकपा, विशुद्ध पॉलिटिकल पार्टी, हिंसक तरीके से नहीं, बिल्कुल अहिंसक तरीके से परिवर्तन लाने वाली पार्टी। उग्रपंथ नहीं, नरम पंथ। और धीरे धीरे मार्क्स का विचार प्रसारित होता है इंडिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में जब होती है तो उनके साथ ढेर सारे झोला लटकाए हुए मार्क्सवादी लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां असमानताएं हैं उसका विरोध करने निकल पड़ते हैं और ज्यादातर कृषि अर्थव्यवस्था में जाते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था की असमानता का विरोध करते हैं, जमींदारी व्यवस्था का विरोध करते हैं और इन्हीं नेताओं के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है। इन्हीं नेताओं के द्वारा आजादी के पहले ही तिभागा आंदोलन चलाया जाता है, जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध, उस पर नीच शोषण के विरुद्ध। नाम सुना होगा आपने। और फिर देश आजाद होता है। देश आजाद होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आती है। पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल के मिश्रित रूप को अपनाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत हम विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होते हैं। लेकिन आजादी के शुरुआत के दिनों में कृषि अर्थव्यवस्था में गैर बराबरी विद्यमान होती है। कानून बना करके हम जमींदारी व्यवस्था को खत्म करते, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, दोबारा आ रहा। कानून व्यवस्था बना करके हम जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करते हैं। आर्थिक रूप से सबको बराबर लाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सीलिंग कानून लाते हैं। भूमिहीन बड़े बड़े भूस्वामियों की जमीनों को छीन करके भूमिहीनों में बांट करके बराबरी लाने का प्रयास करते हैं। भूदान आंदोलन चलाया जाता है, ग्रामदान आंदोलन चलाया जाता है। कृषि संबंधों में बराबरी लाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आता नहीं, व्यवहार में नहीं आता। कहीं ना कहीं हमारी नीतियों में, हमारी योजनाओं के एक्सक्यूशन में कमी रहती है, जिसके कारण आजादी के बाद भी कृषि संबंधों में गैर बराबरी, जमींदारी व्यवस्था टाइप व्यवस्था और शोषण विद्यमान रहता है।
और मार्क्सवादी नेता झोला लटकाकर अखिल भारतीय किसान महासभा के साथ मिलकर के रूप में बैनर तले सरकार की इन आर्थिक नीतियों का विरोध करते हैं, सरकार की भूमि सुधार कार्यक्रम की असफलता का विरोध करते हैं कि ये खराब हो रहा, असफल हो रहा, इसको लागू करो। कृषि संबंधों में बराबरी लाने की मांग करते हैं और इस तरीके से ये गांव में घूम घूम करके जन आंदोलन जारी रखे हुए होते। इधर कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम कर रही होती है। उन्नीस में उसी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता को अब लगता है कि उदार तरीके से धरना प्रदर्शन के द्वारा कुछ होने जाने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ हिंसा करना होगा, विरोध करना होगा। इधर कम्युनिस्ट पार्टी भी दो भागों में बढ़ जाती है, ध्यान देना, क्योंकि चीन में भी कम्युनिस्ट की सरकार थी। जब 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण होता है, जब 1962 में चीन भारत को बुरी तरह से पराजित कर देता है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, जो 1925 में गठित हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं में से कुछ नेता मिठाई बांटते, जश्न मनाते हैं। वो भारत की हार में अपनी जीत बताते हैं, चाइना की जीत बताते हैं, कम्युनिज्म की जीत बताते हैं। परिणाम क्या होता है? उसी कम्युनिस्ट पार्टी के जो यंग जनरेशन है वो इसकी आलोचना करता है। वो कहता है कि ये सब गद्दारी है, देश के साथ द्रोह है। ठीक है, आर्थिक समानता चलेगा, इसके लिए हम देशद्रोह के रूप में काम नहीं करेंगे। कुछ वैचारिक मतभेदों के कारण कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में बट जाती है। 1962 के बाद भाकपा और माकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो पहले से थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माकपा, ये दो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। इधर 65, 66, 67 तक आते आते कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं का मन टूटने लगा। उनको लगने लगा कि भाई व्यवस्था में बदलाव बिना हिंसा के संभव नहीं है। ये कम्युनिस्ट विचारधारा, वामपंथी विचारधारा के लोग थे। उन लोगों में कुछ नाम थे: जंगल संथाल, कानू सन्याल, चारू मजूमदार। जंगल संथाल, चारू मजूमदार, कानू सन्याल, ये सभी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इसमें जंगल संथाल किसान सभा के भी सदस्य थे, सक्रिय एक्टिविस्ट, और संथाल जनजाति से थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सिलीगुड़ी एक गांव है नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी गांव के एक जमींदार के यहां जो बटाईदार खेती करते हैं, जमींदार के खलिहानों से, खेत से जब फसल निकलता है तो जमींदार और बटाईदारों में झगड़ा होता है। जंगल संथाल पहली बार सभा में आह्वान करते हैं कि बटाईदारों, खेती करने वाले लोगों, मजदूरों, कृषि मजदूरों, खलिहान में जब फसल निकलता है तो उस पर लाल झंडा गाड़ दो और भूस्वामी के घर में तब तक नहीं जाने दो जब तक कि सही ढंग से उसका बंटवारा ना हो। भागा शुरू से जो उनकी मांग थी कि उपज का 3 भाग किया जाए, 2/3 खेती करने वाले को मिले, 1/3 कागज लेने वाले को। जमींदार इसको मानने को तैयार नहीं थे। जमींदारों के लोग सत्ता में थे, जमींदारों की तरफ से पुलिस आती है, हिंसक झड़प होता है और 9 किसान मारे जाते। और यहीं से एक हिंसक आंदोलन की शुरुआत होती, क्योंकि ये शुरुआत बच्चा नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी, इसलिए इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये तो है ही, वामपंथी उग्रवाद तो है ही,
इसको नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। जंगल संथाल के नेतृत्व में जब नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ता है, कानू सन्याल भी आकर के इस आंदोलन को संभालते हैं। कानू सन्याल और जंगल संथाल मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों प्रणेता रहे हैं इस आंदोलन के। और तीसरे प्रणेता जब कानू सन्याल को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि राज्य पुलिस इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी कि हिंसक तरीके से कोई सरकार के नियम के खिलाफ आकर के जमीन पर कब्जा करे। कानू सन्याल को जेल भेज दिया जाता है, जंगल संथाल को पकड़ करके जेल भेज दिया जाता है। तो आंदोलन को संभालने के लिए चारू मजुमदार का प्रवेश होता है। चारू मजुमदार भी उसी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होते हैं और यह आकर के फिर आंदोलन को संभालते हैं। और चारू मजुमदार इस आंदोलन में गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को लागू करते हैं। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का मतलब है एक सशस्त्र दस्ता तैयार करते हैं, हथियार से लैस। ये सब छुपे हुए दस्ता होते हैं, अचानक बाहर निकलते हैं किसी किसान के घर में, बड़े बड़े जमींदार के घर में। जमींदारी व्यवस्था कंटिन्यू कर रही थी परोक्षतः। जमींदारों के घर में उनकी संपत्ति, उनकी जमीन, उनके जेवरात लूट लेते हैं, बंदूकें लूट लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये गुरिल्ला युद्ध प्रणाली है। प्रत्यक्ष नहीं लड़ता है, चुप के वार करता है। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली जनजातियों की लड़ने की सबसे प्रचलित प्रणाली रही है। इस तरह से सशस्त्र विद्रोह आंदोलन, हिंसक तरीके से व्यवस्था परिवर्तन तो चाहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी। एक समतामूलक आर्थिक समानता से युक्त व्यवस्था आए, लेकिन इसके लिए सरकार बनाना, सत्ता परिवर्तित करना सीधे सीधे तरीके अपनाते हैं। बट ये गुट उसी का है। ये वामपंथी विचारधारा का उग्रपंथ है। ये हिंसक तरीके से बदलाव लाना चाहता है और हिंसक तरीके से बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसी को नक्सलवाद का शुरुआत कहा जाता है, इसी को वामपंथी उग्रवाद का शुरुआत कहा जाता है। 1967 में चलता है, लेकिन एक साल के अंदर सारे उग्रवादी पकड़े जाते हैं, सरकार द्वारा दबा दिए जाते हैं। 1969 में अब कम्युनिस्ट पार्टी में भी एक विभेद उभर कर सामने आता है। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग, अब वही युवा चारू मजुमदार टाइप के लोग की बहुत हो गया, सत्ता में आकर के सत्ता में व्यापक बदलाव नहीं लाया जा सकता है, हिंसक तरीके से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। चारू मजुमदार जैसे लोग हिंसक तरीके से परिवर्तन लाने के लिए सीपीआईएमएल का गठन करते हैं। यही है सीपीआईएमएल। चारू मजुमदार, कानू सन्याल, सभी लोग 1967 में पृष्ठभूमि तैयार होती है। 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीआईएमएल का गठन होता है। 1969 तक आते आते चारू मजुमदार को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 70 में और 71 तक आते आते चारू मजुमदार जेल में ही मर जाते हैं बच्चा। 71 में सत्यनारायण सिंह वगैरह कुछ और लोग होते हैं और इस आंदोलन को जिंदा रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बट ये आंदोलन कुछ भागों में बंट जाता है। सीपीआईएमएल के नेतृत्व में आंदोलन चलता है। सीपीआईएमएल को सरकार बैन करती है। अब बैन हट के आप सीपीआईएमएल चुनाव लड़ रही है। फिर सीपीआईएमएल का एक भूमिगत और नया नाम आ जाता है, आईपीएफ। इस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ता है, पश्चिम बंगाल से बिहार की तरफ आगे बढ़ता है। 1975 में कन्हई चटर्जी, 1975 कन्हई चटर्जी एक नया संगठन बनाते हैं। उसी में से निकल के अब संगठन बन रहा माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, एमसीसी। नक्सलवादी संगठन के रूप में या वामपंथी उग्रवादी संगठन के रूप में 2004 तक एमसीसी ने पूरे के पूरे बेल्ट में, खास करके झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये पूरे इलाके में सबसे पॉपुलर, सबसे खतरनाक विंग के रूप में उभर कर सामने आती है। छोटे छोटे कई गुट बन गए थे, अचानक कुछ लोग उसमें अपने स्वार्थ के लिए अलग बन गए, 10 लोगों का गुट बना लिया। एमसीसी सबसे सशक्त गुट के रूप में उभर कर सामने आती है। तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ, पढ़ोगे हिस्ट्री में। आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारामैया, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहते हैं और ये भी अब हिंसक तरीके से परिवर्तन लाने वालों में शामिल हो जाते हैं। और 1980 में कोंडापल्ली सीतारामैया ने एक अलग संगठन बनाते हैं, इसको पीडब्ल्यूजी, पीपुल वार ग्रुप, इन 1980, एमसीसी इन 1975 एंड पीडब्ल्यूजी
इन 1980 में गुंडापल्ली सित्तारमैया पीडब्ल्यूजी का गठन करते हैं और दो संगठन के नेतृत्व में, एक तरफ इधर के इलाके में एमसीसी और उधर पीडब्ल्यूजी आंध्र प्रदेश के इलाके में, भारत में वामपंथी उग्रवाद अपने चरम रूप तक पहुंचता है। धीरे धीरे करके पूरा बेल्ट नक्सली हमलों से पट जाता है। लेकिन ये एमसीसी और पीडब्ल्यूजी के बीच हितों का टकराव होता, आपस में ही ये लोग लड़ने लगते। बिहार में इसी एमसीसी के विरोध में किसान अपना संगठन बनाते हैं। यहां पर आकर के वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद जाति संघर्ष में तब्दील हो जाता, क्योंकि भूमिहीन मजदूरों की ये पार्टी जो होती है वो जातीय सोपान में नीचे की जातियों से बिलोंग करते। भूमिहार राजपूत बड़े बड़े भूस्वामी यही होते हैं और ये अपने जमीनों की रक्षा के लिए कुंवर सेना, रणवीर सेना ऐसे ढेर सारे सैन्य दस्ता का निर्माण करते हैं। और फिर शुरू होता है हिंसक हमला। ये नक्सली संगठन अटैक करते हैं ऊंची जातियों के गांव पर और 50-50 लोगों की हत्या कर देते हैं गला रेत कर। ये अटैक करते हैं दलितों के गांव पर, उनका घर जला देते हैं, उनको लूट लेते हैं। बिहार में नक्सलवाद का खेल इसी रूप में चलता रहा, जाति संघर्ष के रूप में कन्वर्ट हो गया। इधर पीडब्ल्यूजी और एमसीसी में टकराव वर्चस्व को लेकर के हो गया, क्योंकि पीडब्ल्यूजी आंध्र प्रदेश से इधर की तरफ बढ़ रहा था, एमसीसी अपने फैलाव में लगा हुआ था। अब आता है चाइना। याद करो, मैंने चर्चा किया था नेपाल का आपको बॉर्डर सिक्योरिटी पढ़ाते समय। नेपाल में भी मार्क्सवादी आंदोलन था। दहल प्रचंड, ओली, केपी ओली, ये सभी नक्सली रहे हैं बच्चा नेपाल के आंदोलन के इतिहास में। दहल प्रचंड वहां के प्रधानमंत्री हैं। ओली के साथ मिलकर के मैंने आपको बताया था ना, याद करो, करंट पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, क्या चेंज आया है। नेपाल ने फिर से चाइना के साथ एक बहुत बड़ा समझौता किया है। मैंने आपको बताया था कि ओली के साथ मिलकर के अब प्रचंड दहल आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर चाइना के पक्ष में जाएगा सरकार नेपाल की। करंट अफेयर्स पे नजर रखो बच्चा। चाइना का हस्तक्षेप होता है और 2004 में चाइना कहती है कि छोटा छोटा विंग बना के क्यों लड़ रहे हो नालायकों, एकजुट हो जाओ। तब जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एमसीसी और पीडब्ल्यूजी मर्ज हो जाता है। एमसीसी और पीडब्ल्यूजी मर्ज हो जाता है और मर्ज होकर के एक नए नाम से आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट। नाम तो माओवाद वाला ही रहेगा ना यार, चाइना ने हस्तक्षेप किया है तो। माओइस्ट, सीपीआईएम, 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 सीपीआईएम 2004 में बन जाता है सीपीआईएम इन 2004। और जब से सीपीआईएम बनता है बच्चा, तब से नक्सलवाद कमजोर होगा या और ताकतवर हो जाएगा। संगठित अपराध और आतंकवाद जुड़े तो ताकत और बढ़ी। ये दोनों दो गुट में आपस में लड़ते थे तो कमजोर थे। जब ये दोनों मजबूत हुए 2004 के बाद इतना तेज आतंकी हमला बढ़ा, इतने मजबूत रूप से लोग उभर कर सामने आए कि सोचो, एक एक शहर पर नक्सलियों ने कब्जा कर लिया। यू कांट इमेजिन। इस पर वेब सीरीज बनी, कई फिल्में बनी बच्चा। पूरे के पूरे शहर पर नक्सलियों ने हमला कर दिया, अटैक कर लिया। दो 2004 में बना, जुड़ाव हुआ और 2005 में बिहार का एक जिला है जहानाबाद। जहानाबाद की जेल में, जहानाबाद एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और आप इमेजिन कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कैसा होता है, बड़ा होता है, कस्बा शहर टाइप होता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पुलिस कैंप होता है, पूरा पुलिस फोर्स होता है, सब कुछ होता है। जहानाबाद एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, आज भी है। 15 नवंबर 2005 को
1000 से अधिक नक्सलियों ने रात 9 बजे पूरे जहानाबाद को घेर लिया। 1000 नक्सली हो तो आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन होगा। और हर जहानाबाद के गली गली में उन्होंने अनाउंस किया कि आम जनता घर के अंदर रहे, हम लोगों को आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लड़ाई पुलिस से है, व्यवस्था से है, सिस्टम से है, सरकार से है, सरकारी लोगों से। हम सरकार के अधिकारियों को मारते, आम जनता को हम नहीं कष्ट पहुंचाते। सरकार के लोगों को मारते, पुलिस को मारते। आम जनता बेहिचक रहे, निश्चिंत रहे, आराम से अपने घर में बस बैठी रहे, गोलीबारी में उन्हें मारी जाए। फिर नक्सली जेल पहुंचते हैं। उस जेल में जिसमें अजय का अनुबंध होता है, एक प्रमुख नक्सली नेता होता है। नक्सली जब जेल पहुंचते हैं तो आप समझ सकते हो जेल के जो पुलिस प्रशासन था वो अपना बंदूक छोड़ के भागता है, क्योंकि अक्सर नक्सलियों के पास बहुत अच्छे अच्छे बंदूक शुरू से नहीं रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है। एक कट्टा और देसी बंदूक लेकर के या पुलिस से छीने हुए राइफल को लेकर के अब इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। ढेर सारे सीआरपीएफ के जवानों को मारा, तो मारने के बाद उनका हथियार लूट लेते। तो शुरू में इनके लिए हथियारों की क्राइसिस थी, इसलिए पुलिस वालों को इसलिए मार देते थे क्योंकि उनका हथियार लूटना होता था। ये बातें पुलिस वालों को पता थी। इससे जैसे ही नक्सली जेल के पास गए, पुलिस वालों ने अपना हथियार फेंका कि ले भैया, जान बची तो लाखों पाए, और भाग चले। नक्सलियों ने अजय कानून को जेल से निकाला। अजय कानून के साथ लगभग 300 कैदी जेल से फरार हुए। 300 कैदी जेल से फरार हुए। सोचो ये नक्सलवाद कितनी बड़ी समस्या है। ये लॉ एंड ऑर्डर के सामने चुनौती हो गई ना बच्चा। इस तरीके से इस्लामिक स्टेट के लोग सीरिया और इराक के अलग अलग मोसूद शहरों पर कब्जा कर ले रहे हैं। उस तरह से जहानाबाद शहर पर कब्जा कर लिया इन्होंने। 2009 में भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। 2010 में सीआरपीएफ के जवानों पर इतना बड़ा नक्सली हमला किया, 76 सीआरपीएफ के जवान, जिनके पास हथियार होता है, जवान मारे गए और सारे हथियार लूट करके नक्सली ले गए। अब 76 मतलब 100 यूनिट सीआरपीएफ के जवानों को मारने के लिए जब 100-200 नक्सली, 100,000 नक्सली प्लानिंग कर रहे होंगे, इससे कम में तो होगा नहीं। आप कल्पना कर लो कि सरकार के कान में भनक तक नहीं लगती है। कितना सरकार का आसूचना तंत्र कमजोर है, लचर है। और दूसरा कह सकते हो कि आम जनता का नक्सलियों के फेवर में कैसा भरोसा है। अदरवाइज आम जनता और नक्सलियों में अगर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो आम जनता में से ही कोई जाके पुलिस को बता देता कि देखिए भाई 1000 नक्सली जुटे हैं, कुछ हमला होने वाला है बड़ा, पुलिस अलर्ट हो जाती। 2004 के बाद बच्चा नक्सली हमलों में तेजी से वृद्धि हुई। भारत में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद की समस्या बहुत बेहद हो गई, आंतरिक सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आई। 2014 के बाद नई सरकार आती है और नई सरकार कुछ सख्त कदम उठाती है, उसका रिजल्ट भी दिखाई देता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बट नक्सली हमला लगातार होते रह रहा है, अभी भी हो रहा। ये बात अलग है कि पहले की तुलना में कमी आई है। आज नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो एक आउटलाइन जो मैंने आपको दिया, यही है वो आउटलाइन। हुंडापली सित्तारमैया, पीडब्ल्यूजी की स्थापना, और फिर 2004 से सीपीआई-एम के तहत दोनों मिलकर नक्सलवाद को बढ़ावा। भारत में नक्सलवाद का स्वरूप, अब एक तस्वीर सामने आया होगा तो हम कुछ पॉइंट आउट कर सकते हैं। भारत में नक्सलवाद का स्वरूप, पहला, आर्थिक विषमता और शोषण के विरुद्ध भूमिहीनों द्वारा प्रारंभ। शुरू में जो नक्सलवाड़ी गांव में शुरू हुआ वो भूमि व्यवस्था में, उस समय भूमि अर्थव्यवस्था थी बच्चा, कृषि अर्थव्यवस्था थी। एक तरफ बड़े बड़े भूस्वामी जमींदार होते थे, 1000 एकड़ 2000 एकड़, और दूसरा खेतों में काम करने वाले मजदूर या बटाईदार, और ये जमींदार जमकर इन बटाईदारों का शोषण करते थे। तो इसी शोषण के विरुद्ध नक्सलवाद का सुधार, तो इमरजेंस ऑफ नक्सलिज्म इन नक्सलवाड़ी एरिया, पश्चिम बंगाल एरिया फ्रॉम 1967 एग्रेरियन अनरेस्ट का परिणाम था, सरकार की कृषि नीति की असफलता का परिणाम था। भूमि सुधार कार्यक्रम में कहा गया आजादी के बाद कि कृषि संबंधों में बराबरी लाएंगे,
इसी के लिए सरकार ने कानून बनाया, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया, सीलिंग कानून ले आया, भूमिहीन में बांट करके भूमि को बराबर करने का प्रयास किया, बट व्यवहार में सक्सेसफुल नहीं रहा। भूमि सुधार कार्यक्रम की असफलता का परिणाम, कृषक असंतोष का परिणाम रहा। और इस तरह से शुरुआत होती है आर्थिक विषमता और शोषण के विरुद्ध भूमिहीनों द्वारा। और धीरे धीरे 1991 के बाद जो नक्सलवाद का फैलाव होता है वो ट्राइबल इलाका में हो जाता है, जनजातीय इलाका में हो जाता है, क्योंकि हमारे सरकार की जो जनजातीय विकास नीति रही है वो भी बहुत अच्छी नहीं रही है, उसमें भी गड़बड़ी रही है। हमारी सरकार ने जनजातियों के विकास की बात करी, बट 5th शेड्यूल जहां लागू किया वहां जनजातियों का विकास प्रॉपर नहीं हुआ। याद करो, 5th शेड्यूल पर सवाल पूछा है। जहां 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट में लागू किया गया वहां जनजातियों का प्रॉपर विकास हुआ, लेकिन जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र रहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, जनजातियों का समुचित विकास नहीं हुआ, विकास में असंतुलन विद्यमान रहा। उधर 91 के बाद तीव्र औद्योगिकरण शुरू किया गया, जंगलों को रहित करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया गया, माइनिंग शुरू की गई। और चूंकि वन विभाग की संपत्ति होती थी जंगल और उसी में रहते थे जनजाति, जब उनके जमीन को एक्वायर किया गया, सामाजिक न्याय में पढ़ा चुका हूं मैं आपको, उनके जमीन को एक्वायर किया गया तो उनको समुचित मुआवजा भी नहीं मिला, उनके इलाके में माइनिंग की गई, उनके पर्यावरण को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, उनकी वन आधारित आर्थिकी खत्म हो गई क्योंकि जंगल काटे गए। मजा लिया ठेकेदारों ने, सरकार ने, और दुखी हुए जनजाति, हाशिए पर गए जनजाति, मार्जिनाइजेशन हुआ इस ट्राइबल कम्युनिटी का। और जब वो असंतुष्ट हुए तो नक्सली नेताओं ने वहां पर भी अपना फैलाव शुरू किया और उस सब असंतुष्ट जनजातियों को अपने संगठन में, अपने बैनर के नीचे वो समेट लिए और समेट करके उनको हथियार पकड़ाए और उनको हथियार पकड़ा करके व्यवस्था परिवर्तन में लगा दिए, हिंसक आंदोलन में लगा दिए। तो भारत में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद के स्वरूप की चर्चा आर्थिक विषमता और शोषण के विरुद्ध भूमिहीनों द्वारा प्रारंभ। दूसरा पॉइंट, कालांतर में जनजातीय असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार, जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार, ये अभी मैंने बताया। तीसरा पॉइंट, वैचारिक आधार पर हिंसक आंदोलन। ये आंदोलन कोई अन्ना हजारे वाला आंदोलन नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से किया जाने वाला आंदोलन नहीं है, ये बंदूक के साथ किया जाने वाला आंदोलन है, हिंसा करके किया जाने वाला आंदोलन है। हमारे सुरक्षा प्रहरियों की हत्या, सरकार के लोगों की हत्या के रूप में किया जाने वाला आंदोलन है। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के रूप में संचालित, यहां पर यह सरकार के फौज के साथ आमने सामने नहीं लड़ते, ये छुप के लड़ते। इसका गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के द्वारा संचालित आंदोलन। 1967 में मैंने वही बताया था, CPIML आया, उसकी कहानी मैं बता चुका हूं बच्चा। 1975 में MCC आया, 1980 में PWG आया, पीपुल्स वॉर ग्रुप। 2000 में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ये पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी 2004 में जो संगठन बना उसका ये आर्म फोर्स है, ध्यान देना। ये पहले बन गया था, बाद में वो 2004 में उसके साथ अटैच कर दिया गया। 2004 MCC और PWG को मर्ज करके CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट गुरिल्ला आर्मी को इसका सैन्य विंग बना दिया गया, जो हथियारों से लैस होता है और हत्याएं करता है, हमले करता है। क्लियर है बच्चा? भारत में नक्सलवाद का विस्तार, अगर भारत में हम वामपंथी उग्रवाद के प्रॉब्लम को देखें तो ये कहां कहां फैला हुआ है, तो इन जनरली इसके फैलाव की हम, हालांकि समाजवादी विचारधारा पर आधारित जो उग्रवाद है, नॉर्थ ईस्ट पढ़ते समय मैंने आपको पढ़ाया है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये सब सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा पर ही आधारित। लेकिन जो विशुद्ध नक्सलवाद की हम बात करते हैं, वामपंथी उग्रवाद की बात करते हैं, तो ये इलाका जो सबसे रेड है वो ज्यादा प्रभावित है, जो हल्का ऑरेंज है वो उससे कम प्रभावित है, और येलो जो है वो टारगेटेड नया इमर्जिंग एरिया है। ठीक है, क्रम से
कलर के हिसाब से इसको दिया गया है। और ये मुख्य रूप से शुरू होता है कहां से बच्चा? पश्चिम बंगाल, नक्सलवाड़ी इलाका दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा इधर से निकलता है, फिर धीरे धीरे फैलता है झारखंड, इधर आंध्र प्रदेश का पूरा इलाका बहुत ज्यादा फैल गया है, इधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली वाले इलाके में भी नक्सलवाद धीरे धीरे फैल रहा है, बाकी इलाके में भी नए, केरला में इस समय काफी आया क्योंकि वहां पर भी कम्युनिस्ट रहे हैं। ये पूरा का पूरा रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, रेड कॉरिडोर, ये पूरा का पूरा ये इलाका है। हालांकि अब इसका फैलाव कम हुआ है, बट ये रेड कॉरिडोर है, राइट? ठीक है। 14 राज्यों के 165 जिलों में क्रियाशील। अगर हम पिछले 5-6-7 सालों की बात करें तो 8-10 सालों की बात करें, ये 14 राज्यों के 165 जिलों में क्रियाशील था। ये 14 राज्य मिलकर के 165 जिले मिलकर के रेड कॉरिडोर बनाते थे। हालांकि 2021 में ये सिमट कर 70 जिलों तक रह गया। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कुछ डेटा आपको दे दिया है, 70 जिलों तक रह गया। 2013 में ये 76 जिलों में नक्सली हिंसा की रिपोर्ट आई थी, जबकि 2020 में यह घट करके 53 हो गई और 2021 में घट करके 41 हो गई। यानी नक्सलवाद की कमी आ रही है। 50,000 नियमित तथा 50,000 अतिरिक्त सशस्त्र नक्सली कैडर है। जो नक्सली संगठन है बच्चा, इनके साथ 50,000 लोग हैं जो बिल्कुल नियमित हैं और 20,000 इसके अलावा सशस्त्र नक्सली कैडर है। और इस तरीके से मिलकर के आज नक्सलवाद की समस्या को जन्म दे रहे हैं। ठीक है। सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 35 थी, जो घट करके 30 हो गई और जुलाई 2021 में कम होकर के 25 हो गई। कमी आ रही है। तो वर्तमान में फैलाव का हम दृश्य दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे कम रही है। 2018 के मुकाबले 2022 में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 39% की कमी आई है। यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है, गृह मंत्रालय का कहना है। और आती है भारत में प्रमुख नक्सली घटनाओं की चर्चा हम कर सकते हैं, हम एक नजर डाल सकते हैं। और आतंकी हमला जैसे हम लोग देखे थे ना बच्चा, उस तरीके से नक्सली हमला भयानक रूप में चलता रहा। जब भी हम नक्सली हमला की बात करते हैं, नक्सली घटना की बात करते हैं, तो 2005 दिखाई देता है। रात करीब 9 बजे 1000 नक्सलियों द्वारा बिहार के जहानाबाद जेल पर हमला किया जाता है। नक्सली अजय कानू समेत सैकड़ों कैदियों को छुड़ाकर ये फरार होते हैं। इस दौरान करीब 350 अन्य कैदी भी फरार हो जाते हैं। सबको मौका मिला, भाग निकलो, अन्य कैदी भी फरार हो जाते। अभी हाल में एक वेब सीरीज इसी पर आई, अभी एक वेब सीरीज आई है। उस वेब सीरीज का नाम मुझे नहीं याद है बच्चा, इसी को थीम बना करके वेब सीरीज लाई गई है। 2005 का नक्सली हमला, 2004 में सीपीआईएम बनता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, और तब से नक्सलवाद का प्रहार तेज होता है। 2009 में नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल के जंगल महल में भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को हाईजैक किया और 5 घंटे तक रोके रखा। 2000 छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का विस्तार और नक्सली घटनाएं। 2010 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 76 जवानों की मृत्यु, 76। ये 2010 की घटना है बच्चा। और उस 2010 में इस अभियान में एक सीआरपीएफ के अधिकारी था जो मेरा स्टूडेंट था। वो जब उस समय की कहानी बताता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये पूरा का पूरा हमारे आसूचना प्रणाली का फेलियर था। जो हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क था उसका फेलियर था। 1000 नक्सली इकट्ठा हुए, प्लानिंग किए, हमला किए, लेकिन हमारे एजेंसियों को इसकी कानो कान भनक तक नहीं मिली कि ऐसा प्लानिंग हो रहा। सूचना एजेंसी तो इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि अगर 2 लोग भी कमरे में बंद करके कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो हमारी सरकार को खबर मिल जाती है। सुरक्षा एजेंसियों के पास खबर आ जानी चाहिए, बट ये फेलियर माना गया।
और ये कहानी इतनी बनी कि याद करो, मैंने कल या परसों तरसों कुछ दिन पहले ही आपको दिखाया था कि आंतरिक सुरक्षा से निबंध कौन कौन से पूछे गए। जब शुरुआत किया था तो दिखाया था। निबंध में आसूचना प्रणाली पर निबंध पूछा गया। तो कुछ समय आसूचना प्रणाली पर काफी चर्चा रही, कैसे हमारी आसूचना प्रणाली फेलियर हुई। बढ़िया बाड़े बढ़िया पड़ोसी बनाती है। दोस्त, राज्य की सीमाओं पर जब बाड़बंदी होती है, क्योंकि बाड़बंदी का मामला चरम पर था, निबंध पूछ दिया गया। डन। 25 मई 2013 झीरम घाटी नक्सली हमला, 27 लोग मरे। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें मरने वालों में बड़े बड़े कांग्रेसी नेता थे। नंद कुमार पटेल उस समय के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। विद्याचरण शुक्ल उस समय के बहुत बड़े कांग्रेस के केंद्रीय नेता थे, केंद्र में मिनिस्टर रह चुके थे। महेंद्र कर्मा ये कांग्रेस के बड़े नेता थे और वहां पर मंत्री रह चुके थे। ये तीनों मारे गए और इस तीनों के साथ और कई लोग मारे गए। 27 लोगों की मृत्यु हुई। झीरम घाटी नक्सली हमला काफी चर्चित हमला में से जाना जाता है 2013 में। इसके अलावा भी लगातार होता रहा। 11 मार्च 14 को सुकमा में नक्सली हमला, 11 जवान सहित 16 लोगों की मृत्यु। 1 दिसंबर 2014 को सुकमा में नक्सली हमला, 13 जवान शहीद। 19 जुलाई 2016 को बिहार के गया में नक्सली हमला, 10 जवान शहीद। 11 मार्च 2017 को सुकमा में नक्सली हमला, 13 जवान शहीद। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा में नक्सली हमला, 25 जवान शहीद। 13 मार्च 2018 को सुकमा में नक्सली हमला, 9 जवान शहीद। 23 सितंबर 2018 को आंध्र प्रदेश में नक्सली हमला, टीडीपी एमएलए की हत्या। 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा नक्सली हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या। 1 मई 2019 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली हमला, 16 जवान शहीद। 3 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर में नक्सली हमला, 22 जवान शहीद। 25 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, 10 जवान शहीद। और 31 जनवरी 2024 को बीजापुर में नक्सली हमला, 3 जवान शहीद। इससे ये जरूर क्लियर हो गया कि नक्सली हमला में टारगेट हमारे सुरक्षा बलों पर किया जाता है, सीआरपीएफ के जवान, क्योंकि सीआरपीएफ ही है। आगे हम लोग सुरक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहां पर किन किन सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। तो सीआरपीएफ की हत्या, ज्यादातर सीआरपीएफ के जवानों को मारा गया। आम जनता को तभी ये मारते हैं जब वो आम जनता सरकार के लिए काम करती है, या तो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हो, नेता हो, या कोई सरकारी अधिकारी हो। सामान्य तौर पर आम जनता की हत्या नहीं ये करते हैं। आम जनता के बीच अपने भरोसा को कायम रखते हैं। आम जनता को कहते हैं कि हम अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं, हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। आम जनता, हमारा इसमें क्या स्वार्थ है? हम उन लोगों को मारना चाहते हैं जो इस लूट मचाए हुए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट रहे हैं देश को। अपने बैठकर कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं और यहां पर लोगों को भोजन नसीब नहीं हो रहा। बस्तर जिले में एक सर्वे आया था बच्चा, उस सर्वे में प्रति परिवार फैमिली इनकम प्रतिदिन 15 रुपए था। अब बताओ कि 15 रुपए पर एक व्यक्ति का खर्च कैसे चलेगा? वो खाना भी उसको ठीक से नसीब नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे जो नक्सली संगठन है, जब कहीं नक्सली हमला करना होता है तो भरपेट खाना पर इनको 100-200 लोग मिल जाते हैं साथ में चलने वाले। लाल झंडा लटका करके, तलवार या बल्लम लेकर के निकल पड़ना है। ये सारे सशस्त्र दस्ता नहीं होते हैं। अगर 1000 लोग हैं तो 200-300 सशस्त्र दस्ता हो गए। 600-700 लोग ऐसे ही हैं जिनको बोझ दिया जाएगा, खाना खिलाया जाएगा, वो हो लेते हैं साथ में। इतनी गरीबी है इन इलाकों में, भरपेट खाने को मिलेगा, इसलिए वो साथ को लिए। नक्सली जान के उनको साथ में रखते हैं। एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा, 1000 लोगों को देख करके सुरक्षा बल ऐसे ही डर जाएंगे। और दूसरा, अगर इसमें से कुछ ग्रामीण निर्दोष मारे गए तो मानवाधिकार संगठन वाले हल्ला मचाएंगे कि पुलिस वालों ने निर्दोष ग्रामीणों को मार डाला। नक्सली संगठनों के लिए दोनों हाथ में लड्डू। इस तरीके से नक्सली हमला लगातार होता रहा है। लेकिन इसमें एक चीज है कि कमी आई। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आंकड़ों को देखें तो ये ट्रेंड दिखा रहा है कि 2021 तक नक्सली हमला लगातार घट गया है। ये वामपंथी उग्रवाद या नक्सली घटनाओं का आंकड़ा है। 2009 में 2258 नक्सली हमले हुए,
2010 में 2213 नक्सली हमले हुए और इधर 2020 में 625 नक्सली हमले हुए, 2021 में 349 नक्सली हमले हुए। ये बता रहा है कि नक्सली हमले में लगातार कमी आ रही है। एक हमारे पास आंकड़ा 10-10 साल का भी है, उसमें भी अगर देखो तो 86 से 90, 75 से 85 में 2227 नक्सली हमले थे। 1986 से 90 में, यानी इधर के 5 साल में 80 से 5-5 साल का है, 80 से 85 में इधर 34, इधर बढ़ा 2006 से 2010 में 9136 नक्सली हमले हुए 5 सालों में। 2011 से 2015 में 6491 नक्सली हमले हुए और फिर 2016 से 2021 तक आते आते 4124 नक्सली हमले हुए। यानी यहां से अगर हम कहें तो 2010 के बाद से नक्सली हमले में गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम इससे होने वाले डेथ की बात करें, नक्सली हमले में मारे गए लोग, तो ये कहानी भी यही बताती है। 2009 में 908 लोग, 10 में सबसे ज्यादा रहा 1005 लोग, फिर लगातार गिरे हैं 611, 615, 397, 310, 230 और यहां तक आते आते 2020-21 में 110 मात्र लोग नक्सली हमले में मारे गए हैं। ये बताती है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही है। ये बताती है कि सरकार द्वारा नक्सलवाद को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफी सफल है। लेकिन हम कहेंगे कि अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं, क्योंकि अभी भी नक्सली हिंसा जारी है। ये समीक्षा करते समय हम गिरते हुए पहलू की चर्चा वहां कर सकते हैं, आंकड़ों को दिखा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यह है बच्चा भारत में नक्सलवाद की समस्या या नक्सलवाद का स्वरूप। अब बारी आती है नक्सलवाद के दुष्परिणाम, एक अगला डायमेंशन। तो मोटा मोटी अभी तक का जो हमने क्लास लिया वो आपको एक परिचय करवाया। जो स्वरूप रहा, जो घटनाएं रही, वो दिमाग में आपकी बैठ रही है, जो आपके दिमाग में एक समझ बना रही है। हम इनमें से सूचनाओं को यूज कर सकते हैं। 2010 में 76 सीआरपीएफ के जवान नक्सली हमले में मारे गए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जिसको हम यूज कर सकते हैं। जहानाबाद जेल ब्रेकिंग कांड जो नक्सली हमले में किया गया एक इंपॉर्टेंट है। इस सबको हम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े हमले हैं और एग्जामिनर को भी याद है, सबको याद है। राजधानी एक्सप्रेस को हाईजैक किया, इसको भी हम दे सकते हैं। या फिर झीरम घाटी नक्सली हमला भी हमारे लिए उदाहरण के रूप में, 4-5 नक्सली हमला इसमें उदाहरण के लिए यूज किया जा सकता है। बट जो प्रश्न पूछा जाएगा वो दुष्परिणाम से, कारण से, किए गए प्रयास से और सुझाव से प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए हमारा अगला डायमेंशन है वामपंथी उग्रवाद के दुष्परिणाम। वामपंथी उग्रवाद को क्यों एक प्रॉब्लम माना जाता है? वामपंथी उग्रवाद को क्यों एक समस्या माना जाता है? इसके क्या दुष्परिणाम है? बड़ा क्लियर है यार, उग्रवाद और हिंसा, क्योंकि जहां पर भी हिंसा है, उग्रवाद है, नॉर्थ ईस्ट ले लो, कश्मीर ले लो, रेड कॉरिडोर के इलाके में ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, एक जानमाल की हानि होती, ये तो सीधा सीधा हानि। हिंसा होगा, लोग मारे जाएंगे, एक भय का माहौल होगा। चल रहे हो और कब नक्सली हमला हो जाए, कब नक्सली मिल जाए। झारखंड वगैरह में, हमारे इलाके में, मैं उसी इलाके से रहने वाला हूं, एक भय का माहौल हुआ करता था। अंधेरा होने के बाद वो लोग सड़क पे नहीं चलते थे। हमारे यहां विक्रमगंज से आरा रात को 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद, यू कांट से रात को 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद, यानी अंधेरा होने के बाद जो भी बस जाती थी, गाड़ी जाती थी, उसको रोक दिया जाता था। उधर आने वाली को आरा में रोक दिया जाता था और फिर पुलिस का 2 जीप, एक आगे एक पीछे और बीच में टूरिस्ट की, जो भी लोगों की गाड़ी है, आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटा रोक दिया गया और 1 घंटे में जितनी गाड़ियां एकत्रित हो गई उसको ले जाकर के आरा तक छोड़ दिया गया।
पीरो तक छोड़ दिया गया। पीरो में एक और जीप खड़ी है, दो, वो वहां से आरा तक छोड़ दी, आरा वाली पीरो तक छोड़ दी, पीरो वाली विक्रमगंज तक छोड़ दी। इस तरीके से उनको पार कराया जाता था। सोचो ये माहौल था। झारखंड, गिरिडीह वगैरह में तो हाल हाल तक ये चीजें अभी भी होती है। तो जानमाल और हानि, भय का माहौल, लॉ एंड ऑर्डर तहस नहस, क्योंकि फैसला नक्सली संगठन करेगा। गांव में किसी ने अपराध कर दिया तो लोग अब जेल में, कोर्ट में नहीं जाएंगे, थाना में नहीं जाएंगे, सीधे नक्सली संगठनों के पास जाएंगे। वही पंचायत करते थे और वही दंड देते थे, वही फैसला सुनाते थे, वही दंड देते थे। जहां भी नक्सलवाद का फैलाव हुआ, जहां इनका वर्चस्व हुआ, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं होती थी। तो इसका दुष्प्रभाव अगर हम कहें तो कानून व्यवस्था खत्म, लॉ एंड ऑर्डर खत्म। और जहां कानून व्यवस्था खत्म होगा, वहां इन्हीं में से अपराधियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कानू सन्याल ने मरते मरते 2010 में कानू सन्याल जी की मृत्यु हुई, और कानू सन्याल ने मरने के पहले कहा कि आज भारत में नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद अपने मूल विचारधारा से भटक गया है और यह अपराधियों के नियंत्रण में आ गया है। यानी अब जो नक्सली संगठन के नेता हैं, लेवी वसूलना, पैसा जमा करना, प्रोजेक्टेड उद्देश्य है कि हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो समाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने हितों को पूरा करने में लगे हुए। कई नक्सली संगठन के नाम पर दूसरे लोग कि हम भी नक्सली हैं, लेवी वसूलते हैं, अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं। जब भी कभी लॉ एंड ऑर्डर शिथिल होता है तो अपराधियों को ऊपर उठने का मौका मिलता है, देश विरोधी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। कहीं पर भी, नॉर्थ ईस्ट ले लो, कश्मीर ले लो, यहां ले लो, ये भी दुष्परिणाम है। और जिन इलाके में ये होगा बच्चा, वहां विकास तो दुष्प्रभावित होगा। ये खुद दुष्प्रभावित करते हैं। छत्तीसगढ़ में चले जाओगे, आंध्र प्रदेश के इलाके में चले जाओगे, बस्तर के इलाके में चले जाओगे, छत्तीसगढ़ में जो अंतिम, छत्तीसगढ़ के सबसे अंतिम क्षेत्र में है सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, ठीक बस्तर के पूरब में है उड़ीसा में मलकानगिरी एक इलाका, सब ट्राइबल इलाका है। जहां छत्तीसगढ़ खत्म होता है साउथ में, वहीं से और साउथ निकलोगे तो आंध्र प्रदेश में घुस जाओगे, पूरा का पूरा बेल्ट नक्सल प्रभावित बेल्ट है, उग्रवाद प्रभावित बेल्ट है। और वहीं से सटा हुआ महाराष्ट्र का गढ़चिरौली का इलाका, वो भी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाका है। अभी जंगल का इलाका है। यहां पर अगर स्कूल लोग बनाते हैं, कहा जाता है कि यहां कॉन्ट्रैक्टर, नक्सली संगठन और नेता का बड़ा अच्छा ट्यूनिंग होता है, केमिस्ट्री होता है। एक छोटा सा पुलिया 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ नहीं बनाया, कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया नहीं, सूचित कर दिया अपने ऊपर के अधिकारी को कि बना दिया मैंने। ऊपर का अधिकारी इंजीनियर सरकारी मिला हुआ है। नक्सली को भी सूचित कर दिया, नक्सली आए, डायनामाइट लगाया और उड़ा दिए, जो भी है ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऐसे ईटा उटा रख करके उड़ा दिए। दिखा दिया गया कि हमने बनाया, लेकिन नक्सलियों ने उड़ा दिया। सरकार से पैसा ले लिया गया और तीनों ने आपस में प्यार से बांट लिया, नक्सलियों को भी हिस्सा मिला। नक्सलियां विकास नहीं होने देते हैं नक्सली संगठन कि अगर इलाका का विकास हो जाएगा तो फिर एक गरीब गुरबे लोग गरीब नहीं रहेंगे। जब गरीब नहीं रहेंगे तो उनके बहकावे में नहीं आएंगे। इस क्षेत्रों में अगर सड़क का निर्माण होगा तो पुलिस का उपस्थिति लगातार बढ़ता चला जाएगा, फिर हमारे लिए अपना इलाका बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। तो विभिन्न कारणों से स्वयं नक्सली इन क्षेत्रों के विकास को बाधित करते हैं, अवरुद्ध करते हैं, रोकते हैं। और जहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, जहां नक्सलियों का राज चलता हो, वहां कोई मुंबई से सेठ जी जाकर के कोई धंधा पानी तो शुरू नहीं करेंगे बच्चा, कौन जान देने जाएगा। तो विकास ऑटोमेटिक दुष्प्रभावित हो जाता है, हुआ है। जहां जहां नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद रहा, वहां विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। भारत में वामपंथी उग्रवाद ने एक और समस्या को उत्पन्न किया है, सामुदायिक सौहार्दता। अगर हम बिहार के केस को ले, अच्छा, इस पर मैंने किताब लिखी, चूंकि ये मेरा एरिया रहा है। मैंने लगभग 600 पेज की एक किताब लिखी, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। इसमें मैंने पूरे बिहार का केस स्टडी दिया, जहां पर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट था, बड़े बड़े नरसंहार होते थे।
और उसको कंप्लीट करने के बाद, ये हमारा फील्ड वर्क था, उसको कंप्लीट करने के बाद लगभग 650 पेज की एक दूसरी किताब मैंने लिखी, इंटरनल टेररिज्म। इंटरनल टेररिज्म में बेसिकली नक्सलिज्म को ही मैंने कवर किया। तो मैंने वहां के क्षेत्र में गया हूं, मैं वहां सर्वे किया हूं, मैंने वहां डेटा कलेक्ट किया। और इन क्षेत्रों में जो आतंकवाद, नक्सलवाद है, ये जाति संघर्ष के रूप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि नक्सली संगठनों से दलित जाति के लोग जुड़ते चले गए और उनसे लड़ने के लिए ऊंची जाति के लोगों ने अपना संगठन बनाना शुरू किया, अपनी सेनाओं का गठन करना शुरू किया। परिणामतः दलित जाति और ऊंची जातियों के बीच एक विद्वेष का भाव उभर कर सामने आया, एक ईर्ष्या द्वेष का भाव, अविश्वास का भाव उभर कर सामने आया। और इस वामपंथी उग्रवाद ने, इस नक्सलवाद ने जाति संघर्ष के रूप में सामुदायिक सौहार्दता को कमजोर किया है। यह भी इसका एक दुष्परिणाम है। सामुदायिक सौहार्दता को कमजोर किया है, यह भी एक दुष्परिणाम। जान माल की हानि और भय का माहौल, विकास दुष्प्रभावित, कानून व्यवस्था की समस्या, लॉ एंड ऑर्डर लैप्स, अपराधियों को प्रोत्साहन और देश विरोधी शक्तियों को प्रोत्साहन, अपराधियों को प्रोत्साहन और देश विरोधी शक्तियों को प्रोत्साहन। दुष्परिणाम है सामुदायिक सौहार्दता कमजोर, खास करके जहां जनजाति और गैर जनजाति में सामुदायिक सौहार्दता है, तनाव हुआ है, जनजातीय इलाकों में हुआ है। खास करके बिहार के इलाके में जाति संघर्ष के रूप में इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम है, या सबसे बड़ा उदाहरण आप कह सकते हो। दो दुष्परिणाम हम और दे सकते हैं बच्चा। सामुदायिक सौहार्दता कमजोर के बाद देश की एकता और अखंडता को खतरा। कहीं ना कहीं जब जाति संघर्ष होता है तो एकता कमजोर होती है। हालांकि ये वाला पॉइंट ज्यादा लागू होगा नॉर्थ ईस्ट पर, ये वाला पॉइंट ज्यादा लागू होगा कश्मीर पर, ये वाला पॉइंट ज्यादा लागू होगा पंजाब पर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर समाज में जातीय विद्वेष उभर कर सामने आ रहा है तो भारत की एकता और राष्ट्रवाद कमजोर होगा। देश की एकता और अखंडता को खतरा, और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब। कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो भारत की रेटिंग गिरा देती है। जब भारत की रेटिंग गिराई जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी प्रतिष्ठा गिरती है। यहां पर इस तरह के आपने देखा आतंकी हमला जिस तरह से हो रहा, उस तरह से नक्सली हमले हुए हैं। लगातार सीआरपीएफ के जवानों को मारा गया है, हमारे सुरक्षा बलों को मारा गया है। 7 पॉइंट है, हर पॉइंट में हमें 2-2 लाइन और उदाहरण तो हमने भर दिया है। आपके पास उदाहरण की कमी नहीं है, हर पॉइंट को हम डील कर सकते हैं और दुष्परिणाम पर हम आराम से 100 शब्द लिख सकते हैं। हर पॉइंट पर अगर हमने एक वाक्य बना लिया 15 से 20 शब्दों का, तो 7 पॉइंट पर हमारा 140 शब्द हो गया बच्चा। कभी भी 100 शब्द से ज्यादा नहीं आएगा दुष्परिणाम पर। यह है भारत में वामपंथी उग्रवाद का अर्थ, स्वरूप, विस्तार और दुष्परिणाम एज ए प्रॉब्लम। एक मोटा मोटी मैंने आपको समझ बना दिया। अब हमारा अगला डायमेंशन होगा वामपंथी उग्रवाद के कारण, और आपका टाइम भी हो चुका है, इसलिए हम कारण की चर्चा कल करेंगे। कारण और उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास। एक कल थोड़ा सा हमें लंबा करना होगा, क्योंकि उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास में कंटेंट ज्यादा होता है, तो एक क्लास पूरा ले लेता है। कारण पे थोड़ी एनालिसिस अगर हम करें 20, 25, 30 मिनट, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 2 घंटे पूरी तरह से क्लास ले लें। तो कल हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। 2 दिन में हमारा एक टॉपिक फिनिश हुआ और प्रॉपर हुआ। मैंने पूरी कहानी, पूरा इतिहास, मार्क्स, लेनिन, रूस सब आपको समझा दिया, और मैंने पूरा का पूरा सराउंड में पहले भी दिया था, पहले भी बोला हूं, सबको मैंने एकजुट करने का प्रयास किया ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो। ठीक है, हम लोग कल देखेंगे कि आखिर भारत में वामपंथी उग्रवाद के कारण, हालांकि मोटा मोटी आपको आइडिया मिल रहा, आजादी के बाद भी कृषक संबंधों में गैर बराबरी बनी रही, जनजातियों का शोषण होता रहा, ये सब कारण है। व्यवस्थित तरीके से हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। हम लोगों ने नक्सलवाद एज ए प्रॉब्लम देखा कि नक्सलवाद एक समस्या के रूप में क्या है,
समस्या हम किसी भी चीज को तभी मानते हैं जब उसका नुकसान भुगतना पड़ता है हमें। नक्सलवाद ने हमें क्या नुकसान दिया? जान माल की हानि, आर्थिक विकास को दुष्प्रभावित किया, सामुदायिक सौहार्दता को कमजोर किया, लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस कर दिया, अपराध को बढ़ावा दिया, देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हमारी अंतर्राष्ट्रीय जगत में गिराई। यही है ना, मैंने फटाफट 6 पॉइंट 7 पॉइंट आपके सामने रख दिया। तो 2-3 लाइन में इसको एग्जाम्पल के साथ अगर हम एलोबरेट कर देंगे तो आराम से और बहुत बेहतरीन, ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूं ना, फैक्ट्स, ये आपके आंसर को रीच करेगा। बाकी तो वही पॉइंट है जो 6 पॉइंट 7 पॉइंट डील करना है, जो हर जगह अवेलेबल है। ये पॉइंट हर पुस्तकों में है, बट तथ्यों को ला ला करके मैं एक जगह रख रहा हूं, करंट से जोड़ जोड़ करके। वो आपका या हमारा, वो आपका काम होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ हम भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये हम लोगों का स्पेशल काम है। इसको आप कितना शानदार तरीके से यूज करते हो बच्चा, ये आपका काम है। ओके, सो थैंक यू आज के लिए। थैंक यू। हम लोग कल मिलते हैं।